नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी का लिखा एक बेहद लोकप्रिय लघु उपन्यास पुनरागमनायच। तो शुरू करें दोस्तों। उन लोगों ने फ़ोन पर पहले से ही पता कर लिया होगा। सभी अपने जैसे बेवकूफ़ थोड़े ही होते हैं। पिछले आधा घंटे में अजय ने यह बात कोई 5वीं बार कही होगी और हर बार उसके स्वर की खींच और कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। ताव तो मुझे भी बहुत आ रहा था। क्या इससे पहले ट्रेनें कभी लेट नहीं हुई? प्लेटफॉर्म पर तपस्या करने का यह पहला अवसर है। फिर बार बार मुझे ये सब क्यों सुनाया जा रहा है? पर इस समय तो चुप रहने में ही खैर थी। इन महाशय का कोई भरोसा थोड़े ही था। जरा सा घुड़का नहीं कि छोड़कर चले जाएंगे। फिर प्लेटफॉर्म पर तपस्या करती मैं कितनी हास्यास्पद लगूंगी। पापा को आज ही टूर पर जाना था। वह होते तो इस झक्की को घास भी नहीं डालती मैं, पर मजबूर थी, इसीलिए चिरौरी करके साथ लाई हूँ। माँ तो मना ही कर रही थी। बोली, अगर उनकी इच्छा हुई तो वे लोग तुम्हें यहीं से लेते जाएंगे। ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। तैयार होकर बैठी रही, लेकिन फिर मुझसे ही सब्र नहीं हुआ। अजय को, माँ को किसी तरह पटाकर आ गई हूँ और अब वह मुझ पर कुड़बुड़ा रहा है। अजय को क्या पता कि मन में कैसी उथल पुथल हो रही है। कल का दिन कितनी बेचैनी से कटा है। पिछले 6 दिनों तक सपनों के इंद्रधनुषी हिंडोलों पर झूलती रही थी। कल तो उस स्वप्निल अनुष्ठान का अंतिम दिन था। इसके बाद तो एकदम जयमाल के समय ही भेंट होने को थी। प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन बीत गया। सज संवर कर बैठी मैं भाई बहनों की चुहलबाजी का आनंद लेती रही, पर धीरे धीरे उसमें भी उपहास की गंध आने लगी। शाम को दोबारा साड़ी बदलने लगी तो सुधी ने टोक दिया, ओफ़ो दीदी, ज़रा तो उन्हें अपने किए की सज़ा दो। उन्हें पता तो चले कि दिन भर से तुम कितनी बोर होती रही। अभी से उनकी आदतें मत बिगाड़ो, अदरवाइज ही विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। सुधी की बात रख ली थी मैंने। कपड़े नहीं बदले थे, पर चेहरा फिर से संवार लिया। बालों में नए सिरे से फूल टाँक लिए थे। सुधी तो पागल है। भला रूठने मनाने के लिए अब समय ही कहाँ रहा। आज की शाम भर तो है। मान मनव्वल के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। और जैसा कि सुधी कहती है, घर में एक परमानेंट कोप भवन बनवा लूँगी, पर आज नहीं। आज तो उनका स्वागत मुस्कुरा कर ही करना है, क्योंकि यही तो विदा की शाम है। पर कहाँ, मुस्कानों के वे दीप जलकर चुक भी गए, पर उन्हें नहीं आना था सो नहीं ही आए। तभी तो बेशर्म बनकर स्टेशन पर आना पड़ा। उन्हें एक झलक देखना था, अपने सारे उल्हाने, अपना सारा प्यार आंखों ही आंखों में उन पर उड़ेलना था। उस एक क्षण के लिए मैं राधा भी थी और मीरा भी। ट्रेन आने में बस 5 मिनट रह गए होंगे जब उन लोगों की कार आती दिखाई दी। हम लोग गेट के पास ही खड़े थे। उन लोगों के आते ही अपने प्लेटफॉर्म टिकट मुट्ठी में दबाए हम लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। प्लेटफॉर्म पर भीड़ का एक सैलाब सा एकदम उमड़ रहा था। सभी बदहवास से दौड़ पड़े। शायद ट्रेन के आने का संकेत हो गया था। अपनी बाहों का घेरा बनाकर मम्मी जी मुझे धक्का पेल से बचाए हुए थी। मुझे मालूम था घर जाकर अजय उनकी इस अदा का खूब मजाक उड़ाने वाला है, पर मेरा ध्यान अजय की ओर नहीं था। मेरी आंखें जिन्हें खोज रही थी वह अपनी एक झलक दिखाकर भीड़ में खो गए। मेरा मन उसके पीछे दौड़ पड़ा था, पर तन मम्मी जी की स्नेहिल बाहों में कैद था। वह मुझे लेकर एक ओर खड़ी हो गई। ट्रेन आने पर जब सब लोग कंपार्टमेंट तक पहुंच गए थे तब ही वह वहां से हिली, पर श्रीमान जी का वहां भी पता नहीं था। भैया कहाँ गया रे दिलीप? मम्मी ने पूछा। शायद बुक स्टॉल पर गए हैं।
क्या तुम लोग उसके लिए किताब नहीं ला सकते थे? एक तो घर से जल्दी निकलने नहीं दिया, आप किताब ढूंढने चले हैं। अजय, जाओ तो अपनी दीदी को बुक स्टॉल दिखा लाओ। अजय शायद उनकी बात नहीं टालता, पर मेरा ही मन नहीं हुआ। अगर उन्हें उत्सुकता नहीं है तो मेरी क्या अटकी पड़ी है। दूसरे ही क्षण सोचा, शायद मेरे लिए यह संकेत हो, पर इस उहापोह में ही ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। उस भयानक आवाज़ को सीटी कैसे कहूँ। वह भागते हुए आए, मम्मी डैडी के पैर छुए, शैलदा से गले मिले, दिलीप दीनू की पीठ थपथपाई, अजय से हाथ मिलाया और चलती ट्रेन में चढ़ गए। उनके लिए मैं जैसे वहाँ थी ही नहीं। कोई चौथा पत्र फाड़कर मैं फिर हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। मन में हजार बातें थी, पर कागज पर आते ही सब कुछ अर्थहीन हुआ जा रहा था। कोई लिखे भी तो कैसे और किसे लिखे। अभी 10 दिन पहले तक जिसका नाम भर सुना था, वही व्यक्ति सप्ताह भर में कितना अपना हो गया था, जैसे युग युगों की पहचान हो। और फिर वही आज शाम प्लेटफॉर्म पर कितना अजनबी बन गया। अजीब असमंजस था। ए दीदी, सुधी ने मुझे चौंका दिया। सो जाओ अब, सुबह जरा तरोताज़ा होकर लिखना। इस स्पीड से कागज़ फाड़ती रही तो नेपा मिल्स को स्पेशल टेंडर भेजना पड़ेगा। तुम क्या अब तक जाग रही हो? तुम्हारी खटर पटर सोने दे तब ना। चुपचाप कागज़ कलम समेट कर अपने बिस्तर पर जाकर लेट रही। छी, क्या घर है। अपना कहने को एक कमरा भी नहीं कि कोई आज़ादी के साथ लिख पढ़ सके। अच्छा हुआ जो यह बात सुधी के कानों तक नहीं पहुंची, नहीं तो फ़ौरन कहती, थोड़े दिन और सब्र कर लो रानी जी, फिर कमरा तो क्या पूरा सूट आपके नाम होगा, और मद्रास में तो पूरा का पूरा फ्लैट। वह दुष्ट अब भी चुप थोड़े ही थी, कह रही थी, यह खराब बात है दीदी, भला आप उन्हें खत क्यों लिखेंगी? पहले वहाँ से आने दीजिए, भाई कायदा तो यही कहता है। वह और भी कुछ कुछ बकती रही, पर मैं नींद का स्वांग भरे चुपचाप लेटी रही। पता नहीं क्यों आज उसकी छेड़खानी अच्छी नहीं लग रही थी। 5-6 दिन उत्सुक प्रतीक्षा में बीत गए। कॉलेज से जब भी लौटती सबकी नज़र बचाकर पहले लेटर बॉक्स खोलकर देखती, फिर भी दोनों शैतान मेरी चोरी पकड़ ही लेते। अजय चिढ़ाता, श्रीमान जी को ठिकाने पर पहुंचने तो दो पहले। सुधी कहती, समुद्री यात्रा में हर पड़ाव पर डाक की सुविधा होती है। दीपक जी चाहे तो हर स्टेशन से एक लेटर पोस्ट कर सकते हैं। अजय कहता, बेचारों के पास अपना पता भी तो नहीं है, क्या मम्मी जी के केयर ऑफ भेजेंगे? जानती थी वे लोग मेरी खिंचाई कर रहे हैं, फिर भी एक बार बेवकूफ़ों की तरह मैंने सांत्वना के घर से वहाँ फ़ोन लगाया था। उधर से डैडी की धीर गंभीर आवाज़ सुनते ही सकपका कर रिसीवर रख दिया। रॉन्ग नंबर कहने भर का भी साहस नहीं रहा। बाद में पछतावा भी हुआ। दिनेश को फ़ोन पर बुलाकर उनका पता ही पूछ लेती। इतने दिन तक उनके साथ घूमती रही, पर उन स्वर्गीय क्षणों में पता पूछने जैसी साधारण बात का ध्यान ही न आया। उन्हीं दिनों कॉलेज ने राजस्थान का 8 दिन का एक टूर आयोजित किया। कॉलेज का टूर तो हर साल जाता था, पर माँ कभी अनुमति नहीं देती थी। केरवा डैम भी जाना होता था तो उन्हें 10 बार मनाना पड़ता था। इस बार मुझे कोई उत्सुकता भी नहीं थी, पर इस बार माँ अचानक उदार हो उठी। बड़े ही तरल स्वर में बोली, हो आना, घूमने फिरने के यही तो दिन होते हैं। एक बार गृहस्थी में घिर जाएगी तो वह सुख पराया हो जाएगा। एक तरह से ठेल ठाल कर ही उन्होंने मुझे टूर पर भेजा था। माँ की अस्वीकृति का ठोस बहाना निरस्त हो जाने के बाद फिर तो सहेलियों ने भी पीछा नहीं छोड़ा। सुधी ने बार बार आश्वस्त किया कि पत्र आएगा,
या आएंगे तो वह संभाल कर रखेगी और ईमानदारी से मुझे सौंप देगी। सारे आश्वासनों के बावजूद मन पूरे वक्त उधर ही लगा रहा। सबका मज़ा किरकिरा करने के लिए जब सखियों ने कोसना शुरू किया तब किसी तरह मैं अपने को समझा बुझाकर उनमें लौट सकी। फिर दर्शनीय स्थलों को देखते हुए मेरा मन चोरी चोरी हनीमून का कार्यक्रम बनाता रहा। खासकर मुझे उदयपुर बहुत ही भाया, जयपुर से भी ज़्यादा। पैलेस होटल का एक कमरा मैंने मन ही मन बुक भी कर दिया। सफ़र का गर्द गुबार और थकान ओढ़े जब मैं बस से उतरी तब मन दौड़कर आगे पहुंच गया था और सुधी से चिरौरी कर रहा था, पर घर में पाँव देते ही लगा जैसे भीतर का सन्नाटा मुझे लील लेगा। अजय शरीफ लड़कों की तरह बाहर आया और मेरा सामान उठाकर अंदर ले गया। सुधी किसी आज्ञाकारिणी बहन की तरह उठी और मेरे लिए चाय बना लाई। माँ ने पलंग पर लेटे लेटे ही पूछा, खाना खाएगी? सबका ऐसा निरानंद भाव देखकर घर लौटने का उत्साह ही जैसे निचुड़ गया। रोज कॉलेज से भी लौटती तो ढेर सारी बातें मेरे पास कहने को होती। इस समय तो पूरा खजाना था, पर वह जैसे पल भर में रीत गया। कपड़े लेकर मैं बाथरूम में घुस गई और देर तक सफ़र की थकान और गर्द गुबार धोती रही। बाहर जब निकली तब तन और मन दोनों फूल से हल्के हो गए थे। गीले बालों को तौलिए में लपेटते हुए मैंने पूछा, कुछ खाने वाने को है? पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। बना देती हूँ, सुधी ने दबी आवाज़ में कहा और किचन में जाकर आलू छीलने लगी। बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। फिर भी उत्तर में सुधी मेरे कंधे पर सिर रखकर फफक पड़ी। दीदी, माँ ने बताने के लिए मना किया था, बट आई कांट कीप इट एनी मोर। पर हुआ क्या है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। दीदी, दीपक जी नहीं रहे। 3 शब्द, केवल 3 शब्द, लेकिन वे जैसे मेरे पूरे संपूर्ण अस्तित्व को रौंदते हुए चले गए। मेरी चेतना के सारे तार एक साथ झनझनाकर बज उठे और बस इसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। होश जब आया तब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मोहल्ले के डॉक्टर सिन्हा मेरी नब्ज़ पकड़े हुए थे। माँ, अजय और पापा, जो शायद दफ्तर से जल्दी लौट आए थे, पलंग को घेर कर खड़े थे। मुझे कुछ प्रकृतिस्थ होते देखा तो डॉक्टर सिन्हा उठ खड़े हुए। नाउ इट इज़ ऑल राइट बेबी, हैव कप ऑफ मिल्क एंड ट्राई टू स्लीप। मेरे सिर को प्यार से थपकते हुए उन्होंने कहा और बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे पापा भी। माँ मेरे सिरहाने आकर बैठ गई और उन्होंने मेरा सिर गोद में ले लिया। अजय जाकर मेरे लिए बोर्नवीटा ले आया और माँ चम्मच से मुझे पिलाने लगी। सुधी कहाँ है? कुछ देर बाद मैंने क्षीण स्वर में पूछा। फिर माँ की दृष्टि का अनुसरण किया तो देखा वह अपराधी भाव से दूर खड़ी कातर दृष्टि से मुझे ही निहार रही थी। मैंने इशारे से उसे पास बुलाया। वह दौड़कर मुझसे लिपट गई और आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। बाद में उसी ने मुझे विस्तार से सब कुछ बताया था। शैलदा किसी इंटरव्यू के लिए मद्रास गए थे। दीपक उन्हें लेवाने स्टेशन पहुँचे थे। स्टेशन से घर को आते हुए ही उनकी मोटरसाइकिल एक सिटी बस से टकरा गई। शैलदा तो उछलकर दूर जा गिरे, पर दीपक जी तो एकदम पहियों में आ गए। उनकी छिन्न विछिन्न देह और घायल शैलदा दूसरे दिन विमान से यहाँ पहुँचे थे। डैडी को तो खबर सुनते ही अटैक हो गया था। अकेले दिलीप ने सारा काम संभाला था। यहाँ इतना सब हो गया और तुमने मुझे खबर तक ना की। कहाँ करती? क्यों? कॉलेज के पास हमारा पूरा प्रोग्राम था। तुमने फ़ोन तो किया होता, मैं उड़कर चली आती। और आकर क्या कर लेती? कोई भी क्या कर लेता है, पर जो अपना होता है वह तो दौड़कर आता ही है। हाँ, जो अपने होते हैं वे तो आते ही हैं, लेकिन चुप क्यों हो गई? दीदी, तुम अपनों में नहीं थी, बल्कि उस समय तो सबके लिए तुम,
बल्कि माँ कह रही थी, तुम्हारा यहाँ ना होना ही ठीक रहा। क्यों? वहाँ जो कुछ भी कहा सुना जा रहा था वह तुम सह नहीं पाती। कौन कह रहा था? लोग कह रहे थे। क्या कह रहे थे लोग? हिंदुस्तानी लोग ऐसे मौक़ों पर कैसी बातें करते हैं पता तो है। सारा दोष तुम्हारे मत्थे मढ़ रहे थे। मतलब मुझे अपशकुनी कह रहे थे। सुधि चुप हो गई। अभी कुछ दिन पहले तक मेरा पैर उस घर के लिए बहुत शुभ था और आज मैं अपशकुनी करार दे दी गई। घटनाओं पर ना तब मेरा वश था ना आज है, पर नियति का भागी मुझे हर बार बनना पड़ा। जिस दिन मेरा रिश्ता गया था उस दिन डैडी ने एक महत्वपूर्ण मुकदमा जीता था। जिस दिन वे लोग मुझे देखने आए थे दिलीप का पीजी के लिए सिलेक्शन हो गया था। सगाई वाले दिन ही शैलदा का रिजल्ट आया था और वह बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए थे। सबका मुंह मीठा कराते हुए डैडी ने कहा था, शैल है तो मेरी बहन का लड़का, पर बचपन से इसी घर में रहकर मेरे बच्चों के साथ ही पला बढ़ा है। एक तरह से घर का ही लड़का है। बहू के भाग्य से आज उसकी भी मेहनत सफल हो गई। ऐसी सुलक्षणी बहू थी मैं और आज एकदम अपशकुनी हो गई। सुधि ने बताया कि औरतें इतने कठोर शब्दों में मेरी भर्त्सना कर रही थी कि माँ का कलेजा छलनी हो गया। दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और फिर ज़रूरत ही क्या थी? रिश्ता जो था अपने आप ही टूट गया था। कितनी आसानी से सबने इस कटु सत्य को स्वीकार कर लिया था। काश मैं भी उतनी आसानी से सब कुछ भूल पाती, मन के कागज़ को फिर से कोरा कर लेती। दिवाली आई और चली गई। एक दीपक के बुझते ही सारे दीप मेरे लिए अर्थहीन हो उठे थे। हाँ, घर का वातावरण धीरे धीरे सामान्य हो चला था। मिलने जुलने वाले पहले की तरह आने लगे थे। इस दुर्घटना की चर्चा भी अब पहले की तरह फुसफुसा कर नहीं होती थी, बल्कि कुछ लोग तो माँ पापा को बधाई सी देने लगते। चलिए, ईश्वर को यही मंजूर था तो यही सही। आप तो इस बात की खैर मनाइए कि भला बुरा जो भी होना था शादी से पहले ही हो गया, नहीं तो लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाती। जैसे तबाह होने में अब भी कोई कसर बाकी थी। मुझे उन लोगों की बुद्धि पर तरस आता। हर बात का बस व्यवहारिक पक्ष ही देखेंगे। भावनाओं का तो इनके लिए जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। माँ भी तो कभी कभी कैसी अजीब बातें करने लगती। उन दिनों मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। दोपहर में पूरे घर में मैं और माँ बस दोनों ही होते। तब माँ से कैसा तो डर सा लगने लगता। एक दिन पूछा, निधि, तुम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते थे? हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए थे माँ, सातों आसमान की सैर कराए थे हम लोग। तुम्हें बहुत सारे लोग देखते होंगे ना, शायद यहाँ होश ही किसे था? यह सब क्यों पूछ रही हो माँ? डर लगता है रे, कल को कहीं बात चले तो इन्हीं बातों का बतंगड़ ना लग जाए। अपशगुन का एक ठप्पा वैसे ही लग चुका है। तुम क्या दोबारा मेरी शादी के लिए सोच रही हो माँ? दोबारा से क्या मतलब? शादी तो पहली बार ही होगी। सच तो है, शादी तो पहली बार ही होगी। और मेरे साथ जो घट गया वह क्या था? केवल एक दुस्वप्न? निधि, माँ एक दिन पास आकर बैठ गई। निधि, एक बात पूछनी थी रे। कौन सी माँ? तुम लोग, मेरा मतलब है तुम और दीपक। और माँ चुप हो गई। पूरी बात कहो ना माँ। मैं और दीपक, मेरा मतलब है तुम लोग किस सीमा तक बढ़ गए थे? मैंने माँ की ओर देखा, प्रश्न पूछकर जैसे वह खुद ही संकोच से गड़ गई थी। उसी समय पोस्टमैन ने आवाज़ दी और वह जैसे जान छुड़ाकर भाग खड़ी हूँ। माँ के प्रश्न का क्या उत्तर था मेरे पास? कैसे कहती कि माँ सीमाएं तो सारी कब की टूट चुकी थी।
वहाँ तो प्रणय का सार्वभौम साम्राज्य स्थापित हो चुका था। माँ के भयाकुल मन को भली भांति पढ़ सकती थी मैं। हम लोगों के उस स्वच्छंद विचरण का उन्होंने शुरू से विरोध किया था, पर पापा ने ही उन्हें डपट दिया था। बोले थे, इस तरह मना करना उन लोगों पर अविश्वास करने जैसा होगा। आखिर उसके भी माँ बाप हैं, पर वे लड़के के माँ बाप हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सगाई के बाद अब तो निधि भी एक तरह से उनकी ही हो गई है। अब जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं, उनकी भी है। पर माँ का मन फिर भी आशंकित ही रहा था। पहले दिन हमारे साथ सुधी को भेजा गया था। दूसरे दिन उसने साफ मना किया तो किसी तरह अजय को तैयार किया गया। लेकिन पापा ने ही एक अध्यादेश जारी कर उस सारी व्यवस्था को निरस्त कर दिया। बोले, लड़का 2 साल विदेश रहकर आया है, यहाँ भी खुले वातावरण में पला है। तुम्हारी दकियानूसी से बिफर गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उस दिन हम लोग अकेले ही गए थे। घूम घाम कर लौटे तो रात के 11 बज रहे थे। तब पापा ने बड़े प्यार से दीपक को समझाया था, देखो बेटे, शहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग देर तक बाहर रहते हो तो निधि की माँ को टेंशन हो जाती है। यू नो, शी इज़ वेरी नर्वस बाय नेचर। मुझे लेकर माँ उन दिनों तनाव में ही जी रही थी। अब इस हादसे के बाद वह फिर तनाव से घिर गई थी। कई काल्पनिक भय उन्हें घेर कर बैठ गए थे। दिन भर वह मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, कुरेद कुरेद कर ऊटपटांग प्रश्न पूछती रहती। उनकी ममता एक संभाव्य खतरे से आतंकित थी, इसीलिए छटपटा रही थी। माँ का यह भय निर्मूल नहीं था। बहुत जल्दी ही इसका पता लग गया और पल भर को जैसे मेरी चेतना ही लुप्त हो गई। फिर बहुत साहस करके मैंने यह कुसंवाद सुधी की मार्फत माँ तक पहुँचाया। मुझे लगा था माँ सुनते ही बेहोश हो जाएंगी या चीख पुकार मचाकर सारा घर सिर पर उठा लेंगी, मुझे कोसेंगी, अपनी किस्मत को रोएंगी और भी जाने क्या क्या। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर का वातावरण वैसा ही शांत बना रहा। एक बुलबुला भी नहीं फूटा और मैंने स्वस्ति की सांस ली। इसका अर्थ था माँ ने इस आघात के लिए अपने को तैयार कर लिया था। 24 घंटे शांति से निकल गए। दूसरे दिन सुबह माँ ने सहज स्वर में कहा, निधि, सूटकेस तैयार कर लिया? 12:30 की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी? पठानकोट एक्सप्रेस। हम लोग नासिक जा रहे हैं, प्रभा मौसी के पास। क्यों? अब इन क्यों का भी कोई जवाब है? माँ ने खींच कर कहा। फिर दूसरे ही क्षण बोली, एक बार प्रभा मौसी को ठीक से दिखा लेते हैं। यदि ऐसा वैसा कुछ हुआ तो वहीं रफा दफा करा देंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। घर के डॉक्टर का यही तो फ़ायदा है। मुझे लगा किसी ने दहकती सलाखों से मेरी कोख दाग दी हो जैसे। माँ, मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। और मैं एकदम पलट कर कमरे से बाहर निकल आई। माँ पहले तो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रह गई, फिर उन्होंने दौड़कर मेरा रास्ता रोक लिया और पूछा, नहीं जाना है मतलब? मतलब क्या होगा? बस नहीं जाना है तो यह कहो ना कि यहीं बैठकर सबके मुंह पर कालिख पोतनी है। यह कहते हुए माँ का चेहरा इतना विकृत हो गया कि पल भर को लगा वह माँ है ही नहीं, दूसरी ही कोई औरत है। पर तुरंत ही उन्होंने अपने आवेश पर काबू पा लिया और पूर्ववत दुलराते हुए कहा, जिद नहीं करते बेटा, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, सब आसानी से सुलझ जाएगा। ऐसा ना हो कि एक गलती सारी ज़िंदगी को नासूर बना दे। मैंने कोई गलती नहीं की है माँ, मैंने तैश में आकर कहा। जो कुछ हुआ उसमें मेरा दोष कितना था? फिर ये किस अपराध की सज़ा मुझे दी जा रही है? दोष तुम्हारा नहीं था बेटे, तुम्हारी उम्र का था। तुमने कोई गलती नहीं की। कसूरवार तो हम लोग हैं जो इतनी छूट दिए रहे। ऋषि मुनियों के मन भी ऐसे वश में नहीं रहते। फिर तुम लोग तो निरे बच्चे थे।
नहीं माँ, दोष उम्र का नहीं है, एकांत का भी नहीं है। मेरे संस्कार इतने खोखले नहीं हैं। पर सामने वाला व्यक्ति मेरा वाग्दत्त पति था और उसने माँ ने अधीर होकर पूछा। उसने अपने प्रेम का प्रमाण मांगा था। माँ हतबुद्धि होकर देखती रह गई। मैंने कोई व्याभिचार नहीं किया है माँ, संपूर्ण मन से अपने देवता के आगे समर्पण किया था। और अब अगर उस प्रणय निवेदन का उत्तर साकार होकर मेरे भीतर उपजा है तो वह भी मुझे स्वीकार है। मैं उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करूँगी, किसी को उसके साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। नासिक के टिकट लौटा दिए गए थे, पर मैं जानती थी कि यही अंत नहीं था, बल्कि यह तो शुरुआत थी। एक अनहोने संघर्ष का श्री गणेश था। माँ एकदम चुप हो गई थी। पता नहीं चल रहा था कि वह मुझसे तटस्थ हैं या रुष्ट हैं। सुधि मुझसे कटने लगी थी और मैं पापा से कतराने लगी थी। इतना सब हो जाने के बाद उनके सामने निकलना दूभर लगता था। अपने ही घर में अपने ही आत्मीय स्वजनों के बीच मैं अकेली पड़ गई थी। इस एकांतवास से घबराकर मैंने एक दिन अचानक सांत्वना के घर की राह ली। जैसा कि मेरा अनुमान था, वह घर पर नहीं थी। उतनी बड़ी कोठी में आंटी अकेली थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर विस्मय और करुणा के भाव तैर गए। आंटी, ज़रा फ़ोन करूँगी, मैंने कहा और उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना अंकल की स्टडी में चली गई। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया तब भी वह उसी विस्मित मुद्रा में मुझे देख रही थी। डायल करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। बहुत हिम्मत जुटाकर आई थी, पर जैसे ही उधर से हेलो की आवाज़ हुई, मेरी जीभ तालू से चिपक गई। घबराहट में यह भान न रहा कि यह वही आवाज़ है जिसकी तलाश में यहाँ तक आई हूँ। हेलो, उधर से दोबारा आवाज़ आई, मिसेस प्रसाद स्पीकिंग। और मैंने अपनी सारी शक्ति बटोर कर कह डाला, मम्मी जी, मैं निधि बोल रही हूँ। अब सन्नाटा छलांग लगाकर उस ओर पहुँच गया। रिसीवर से कान लगाए जैसे मैं अपनी ही धड़कन गिनती रही। बड़ी देर बाद उधर से थकी सी बुझी सी आवाज़ आई, कहो। उस स्वर में कोई आग्रह नहीं था, निमंत्रण नहीं था, बल्कि एक बेजारी सी थी। मेरा नाम सुनने के बाद भी वह रिसीवर लिए खड़ी रही। मेरे लिए यही बहुत था। अपनी सारी व्यग्रता, आकुलता स्वर में उड़ेल कर मैंने कहा, मम्मी जी, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है अकेले में। बताइए, कब मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? वह फिर कुछ देर तक चुप रही, शायद सोच रही हूँ। मैं न्यायालय में निर्णय की प्रतीक्षा में खड़े अभियुक्त की तरह सांसें खींचे रही। अंतहीन प्रतीक्षा के बाद वह बोली। उन्होंने एक पता दिया। दिन और समय निश्चित करके जब मैंने फ़ोन नीचे रखा तब मेरी समूची देह उत्तेजना से काँप रही थी। वे मेरी विजय के क्षण थे। हवा में तैरते हुए ही मैं घर लौटी। सुधि बरामदे में बैठी कुछ पढ़ रही थी। पदचाप सुनकर उसने सिर उठाया और फिर पुस्तक में डूब गई। और कोई दिन होता तो मैं दौड़कर उससे लिपट जाती, अपनी कारगुजारी बयान करती, पर हम दोनों के बीच की अंतरंगता पता नहीं क्यों एकदम बिला गई। मैं भी चुपचाप उसके पास से गुजर गई। अपने कमरे में बैठकर अपनी खुशी अकेले ही पीती रही, अपने संशय अपने आप ही बुनती रही। फ़ोन पर मम्मी जी की थकी बुझी आवाज़ से ही परिचय हुआ था। प्रत्यक्ष देखा तो लगा मूर्तिमंत करुणा मेरे सामने खड़ी है। मेरी स्मृति में बसे गरिमामय संपन्न व्यक्तित्व की वह छाया भर रह गई थी। मुझे देखते ही उन्होंने अंक में भर लिया। लगा जैसे इस स्नेहिल स्पर्श के लिए जाने कब से तरस गई हूँ। मैं उनके कंधे पर सिर रखे सुबकती रही और वह मेरे सिर पर, पीठ पर हाथ फेरती रहीं। एक ही दुख में बिंधी हुई दो आत्माएं एक दूसरे को सांत्वना देती रहीं।
सारा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मेरे लिए दरवाज़ा खोलकर मम्मी जी की सखी भी पता नहीं कहाँ अंतर्ध्यान हो गई थी। उस नीरव एकांत में बस हमारी सिसकियों की आवाज़ ही गूंज रही थी। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे चेत हुआ। उनसे कुछ हट कर बैठते हुए मैंने कहा, मम्मी जी एक ज़रूरी बात थी। फ़ोन पर बताना मुश्किल था, इसीलिए मुझे मालूम है। क्या? वही जो तुम कहने आई हो। आपको किसने बताया? तुम्हारी माँ ने। माँ आपसे मिली थी? हाँ, ख़ास तौर से मिलने आई थी। बहुत कुछ सुनाकर गई हैं। ओह नो, मैं उन्हें दोष नहीं देती निधि। उनकी जगह मैं होती तो शायद इससे भी ज़्यादा बवेला मचाती। गलती हम लोगों की ही थी, बल्कि मेरी ही थी। जिस विश्वास से उन लोगों ने बिटिया हमें सौंपी थी, उस विश्वास की रक्षा ना हो सकी। अब मरने वाले के लिए क्या कहूँ? शायद मेरे ही संस्कारों में कहीं खोट रह गई होगी। उनकी वह पश्चाताप पदग्ध वाणी मुझसे और नहीं सुनी गई। उनके मुंह पर हाथ रखकर मैंने कहा, प्लीज़ मम्मी जी, उनके लिए कुछ मत कहिए। संस्कार इसमें कहाँ आते हैं? क्या मेरी माँ ने मुझे कोरा ही गढ़ा था? शायद बह जाना हम लोगों की नियति थी, बह गए। हाँ, और उसने भी यह थोड़े ही सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलते बोलते उनका कंठ बीच में से ही अवरुद्ध हो गया। पहले कभी उन क्षणों के बारे में सोचती थी तो लज्जा और ग्लानि से भर उठती थी, पर उस दिन वह दारुण समाचार सुना तो होश आने पर सबसे पहले अपने को धन्यवाद दिया। कितना अच्छा हुआ कि मैंने उनकी इच्छा का अनादर नहीं किया, नहीं तो यह शूल मुझे उम्र भर सालता रहता। पता नहीं क्या सोचकर मम्मी जी ने मुझे खींचकर गले से लगा लिया। शायद अपने दिवंगत पुत्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। मम्मी जी, उनकी भावनाओं का दामन थामकर मैंने कहा, मैं आपके दीपक का अंश लेकर आपके पास आई हूँ। किसी तरह इसे बचा लीजिए। एक बार वह धरती पर आ जाए फिर तो मैं 100 तूफानों का सामना कर लूँगी, लेकिन तब तक कोई मुझे चैन से जीने नहीं देगा। सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है बेटे, सिर्फ भावनाओं के सहारे उसे जिया नहीं जा सकता। तुम्हारे माँ बाप ठीक ही कहते हैं। जीने का अवलंब पास में हो तो आदमी कैसे भी जी लेता है। मम्मी जी, बहुत आशा से आपके पास आई थी, पर लगता है मेरा रास्ता अब मुझे ही खोजना होगा। आप भी उस खेमे में शामिल हो गई हैं। खैर, और मैं एकदम उठकर चल दी। मम्मी जी क्षीण स्वरों में पुकारती ही रह गईं, पर मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। घोर हताशा लिए ही मैंने घर में प्रवेश किया। दरवाजे में ही सुधी से सामना हो गया। कहाँ गई थी? उसने रूखे स्वर में पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया तो वह मेरे पीछे पीछे कमरे में चली आई। सांत्वना के यहाँ तो नहीं थी तुम, मैं देख आई थी। जब मैं वहाँ गई ही नहीं तो होती कैसे? तुम्हारा जाना बेकार था। कम से कम बता कर तो जाया करो। हमें बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर दौड़ाया जाता है, मोहल्ले में एक तमाशा सा हो जाता है, उसने कसैले स्वर में कहा। लेकिन ज़रा सी देर में इतनी भागदौड़ करने की ज़रूरत ही क्या थी? माँ से पूछो, उन्हें तो ज़रा सी देर में कुएं बावड़ी का शक होने लगता है। मैं एकदम माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। इच्छा हुई पूछूं, माँ, तुम सचमुच घबरा गई थी क्या? क्या तुम सचमुच मेरे लिए मम्मी जी से लड़ आई थी? माँ ने एक बार नज़र भरकर मुझे देख लिया और फिर अपने काम में जुट गई। उनका चेहरा वैसे ही कठोर सपाट बना रहा। मैं नितांत असहाय अकेली बनी उन्हें देखती रही। दीदी, कोई आया है, सुधी ने आकर बताया। कौन है? अब आप ही आकर देख लीजिए ना, उसने बेजारी से कहा तो उठना ही पड़ा। पर्दे की आड़ में झांक कर देखा तो दिलीप थे।
कभी दिलीप का नाम लेते ही सुधी के गाल सुर्ख गुलाब हो उठते थे। सगाई के दिन अपने पराए सभी ने पापा से कहा, अब सुधी के लिए और कहाँ भटकेंगे आप, एक ही मंडप में एक ही घर में दोनों को ब्याह दीजिए। योजना बुरी नहीं थी, पर बाद में दीपक ने ही एक दिन बताया था कि दिलीप अपनी एक सहपाठिनी से वचनबद्ध है। अभी घर पर बताया नहीं है, ठीक समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तब से बात आई गई हो गई थी। उसके बाद तो खैर। दिलीप मेज पर रखी पत्रिकाएं उलट पुलट कर रहे थे। मेरी आहट पाते ही चौंके। खड़े होकर नमस्ते सी की और फिर बैठ गए। एक लंबा मौन हम दोनों के बीच पसर गया। थोड़ी देर बाद उन्हें स्वर मिला, कैसी हैं? अच्छी हूँ। फिर वही चुप्पी। वह बेमतलब कुर्सी पर आसन बदलते रहे। मैं कालीन का डिजाइन देखती रही। उन्होंने ही फिर साहस किया, एक ज़रूरी बात कहनी थी। क्या कहीं थोड़ी सी प्राइवेसी मिल सकेगी? मेरा मतलब है। छत पर चलिए, मैंने कहा और एकदम उठकर चल दी। पर्दे से झांकती हुई आँखों का और दीवार से लगे कानों का उनकी तरह मुझे भी एहसास हो गया था। छत पर एकदम एकांत था। गुनगुनी धूप थी। एक छोटी सी खटिया पड़ी थी जिस पर लेटकर माँ कभी कभी धूप सेंक लिया करती थी। उनके लिए वह खटिया बिछाकर मैं मुंडेर पर बैठ गई। कहिए, मैंने कहा। पता नहीं क्यों छत पर आते ही मेरा सारा संकोच तिरोहित हो गया था। अब तो बल्कि दिलीप जी अपने असमंजस से उबरने का प्रयास कर रहे थे। मेरी प्रश्नार्थक दृष्टि की चुभन को वह अधिक देर तक सहन नहीं कर पाए। बेवजह गला साफ करते हुए बोले, समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। आप तो निसंकोच कह डालिए, मैंने आश्वस्त करते हुए कहा। आप तो जानती हैं मैं डॉक्टर हूँ, उन्होंने कहना प्रारंभ किया। इस तरह के केसेस तो रोज़ ही देखने सुनने में आते हैं, पर जब अपना कोई इन्वॉल्व्ड होता है। आभारी हूँ कि आपने हमें अपना समझा। मेरी इस बात से वह एकदम अप्रतिभ हो उठे, फिर दूसरे ही क्षण एकदम तन कर बैठ गए। सोच लिया होगा कि इस तरह की ढीली ढाली मुद्रा से अब काम नहीं चलेगा। जैसे मुझे जताते हुए से बोलिए, देखिए आज यहाँ मैं सिर्फ डॉक्टर की हैसियत से आया हूँ। सुना था आप परेशानी में हैं, इसीलिए बताने आया था कि एक दो नर्सिंग होम्स मेरी जानकारी में हैं। वहाँ फ़ीस भी माकूल लगेगी और प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप लोग पसंद करेंगे तो मैं खुद आपके साथ चला चलूँगा। क्या आप अपनी माँ के दूत बनकर आए हैं? मैंने पूछा। जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर ही यहाँ आया हूँ। तो फिर मेरी बात सुन लीजिए। ना मैं किसी परेशानी में हूँ, ना मुझे उससे छुटकारा पाने की व्यग्रता है। वह कुछ कहने को हुए तो मैंने इशारे से उन्हें चुप करते हुए कहा, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए मनुष्य के शरीर को भीतर बाहर से जान लेते हैं, पर उसमें भी अंदर होता है एक मन। उसकी थाह आप लोगों को कभी नहीं मिल सकती। आप नहीं जानते कि औरत किस्तों में प्यार नहीं करती। अपने को जब भी देती है संपूर्ण रूप से देती है। मैंने भी केवल तन नहीं दिया, मन भी दिया है। मैंने कोई पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, केवल प्यार किया है। उसके परिणाम को सहने की क्षमता मुझ में है। तुम्हारे स्वर्गवासी भाई का उपहार समझकर ही मैंने उसे स्वीकार किया है। मेरे इस लंबे वाक्य के बाद दिलीप कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, निधि जी, डायलॉग तो आपने बहुत अच्छे दिए हैं, किसी नाटक या उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं, पर ज़िंदगी नाटक या उपन्यास नहीं है, एक कड़वी सच्चाई है। आप जानती हैं, आपके इस भावुकता को, जिद को सच्चाई का जामा पहनाने के लिए एक निरीह प्राणी की बलि दी जा रही है। किसकी? आपकी? नहीं, इतनी बड़ी बात मुझसे कहने की ज़रूरत मम्मी नहीं कर सकती। उन्होंने तो वहीं तीर फेंका है जहाँ से वह जानती हैं कि वह लौट कर नहीं आएगा। मतलब?
उन्होंने शैलदा से अनुरोध किया है कि वह आपके होने वाले बच्चे को अपना नाम दे। हाय, मम्मी जी ने मेरे लिए इतनी। आप तो जानती हैं इस हादसे से मम्मी थोड़ा संतुलन खो बैठी हैं। आपकी इस खबर से उनका रहा सहा विवेक भी जाता रहा। अब तो उन्हें दीपक के बच्चे का मुंह देखने की धुन सवार हो गई है। आप दोनों मिलकर एक गरीब आदमी की ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? शैलदा मना भी तो कर सकते हैं। यही तो मुसीबत है, वह मना नहीं कर सकते। मम्मी के एहसानों से इतना दबे हुए हैं कि कभी उनके सामने सिर उठाकर कुछ कहने का साहस उनमें नहीं है। मम्मी यह बात अच्छी तरह जानती हैं कि एक बार मैं या दिनेश उनकी बात टाल सकते हैं, पर शैलदा यह हिमाकत कभी नहीं करेंगे। फिर उनके मन में यह अपराध बोध भी है कि उस दिन उनकी आंखों के सामने ही मौत झपट्टा मारकर भैया को ले गई और वह कुछ नहीं कर सके। क्या कोई कुछ कर सकता है? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जहाँ सभी लोग तर्क और विवेक को ताक पर धरे बैठे हों, वहाँ बात करना ही व्यर्थ है। उनके घर पर और लोग भी तो होंगे, वे मान जाएंगे। घर पर कौन है? मेरी बुआ भर हैं, 2 बहनें हैं जिनकी शादी होनी है। 40,000 की तुच्छ रकम के सहारे उनके मन को मोड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्हें केवल आपके अपशकुनी होने का डर था। मम्मी ने उन्हें समझा दिया कि शैलदा के लिए तो आप हमेशा ही शुभ रहीं। सगाई के दिन ही उनका रिज़ल्ट निकला था। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उनका बच निकलना इसी बात की ओर संकेत करता है। और वह मान गई? हाँ, वह मान गई हैं। दिलीप के जाने के बाद भी बड़ी देर तक मैं छत पर बैठी आसमान को ताकती रही। मन में इतना कुछ उथल पुथल हो रहा था। शैलदा के साथ विवाह की बात सुनकर एक बारगी मैं पत्थर हो गई थी, पर उस प्रस्ताव के पीछे झांकती मम्मी जी की व्यग्रता के विषय में सोच सोचकर मन विह्वल होकर उनके चरणों में झुका जा रहा था। और फिर ये 40,000 कहाँ से लाएंगे पापा इतने सारे रुपए? जब दीपक का रिश्ता किसी ने सुझाया था तभी पापा ने कानों पर हाथ रख लिए थे। ना बाबा, उतने बड़े घर की सीढ़ी चढ़ने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तब उन्हीं परिचित ने आश्वस्त किया था कि पैसों का लालच उन लोगों को नहीं है, वे तो केवल अच्छे परिवार की सुंदर और सुशील कन्या भर चाहते हैं। उन्होंने गलत नहीं कहा था। विधाता को ही शायद यह मंजूर नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से निपट जाए, तभी तो। नीचे से माँ ने खाने की आवाज़ दी, तब जाकर मेरी तंद्रा टूटी। नीचे आकर देखा सब लोग अपने अपने ठिकानों पर जा चुके हैं। मेज पर केवल 2 ही थालियाँ लगी हुई थीं। हम दोनों के बीच इन दिनों संवादहीनता की सी स्थिति बन गई थी, इसलिए माँ के साथ अकेले खाते हुए थोड़ा संकोच हो रहा था। माँ, 2-4 कौर किसी तरह पानी के घूंट के साथ नीचे उतारने के बाद मैंने बात शुरू की। माँ, 40,000 रुपयों में मेरी आत्मा का सौदा तय करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेते आप लोग। माँ ने एक बार आंख उठाकर मुझे देखा और फिर उसी निर्लिप्त भाव से दाल चावल मिलाने लगी। माँ, मैं इस तरह अपनी अस्मिता का गला नहीं घोट सकती। आत्मघात के इससे कई अच्छे तरीके मेरे सामने हैं। तो मर जाओ ना, जीते जी हमें मारने पर क्यों तुली हो? माँ एकदम गरजी। मैं हतबुद्धि सी उन्हें देखती रह गई। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों से आग बरस रही थी, नथुने फूले हुए थे। अपनी स्नेहमयी माँ का यह विकराल रूप देखकर मैं तो एक बारगी सहम ही गई। बात क्या करती, उनकी ओर देखने का भी मुझे साहस नहीं रहा। यह नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे, आखिर क्या करोगी यह तो बताओ। तुम्हारी इस अनोखी जिद के लिए हम सब कुएं में कूद जाएं या फांसी लगा लें? कभी यह भी सोचा होता कि एक बहन और भी है घर में, कल को उसकी भी शादी होनी है। हम कौन सा मुँह लेकर लड़के वालों के दरवाजे जाएंगे, बताओ तो। उस बमबारी को सिर झुकाकर सह लिया मैंने। ठीक तो था, अपनी खुशी के लिए मैं सुधी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी।
क्या इसी कारण सुधी मुझसे इन दिनों इतनी कट गई है? उसका अहित तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। उदर में 2.5 मास का गर्भ और मन में परिजनों के प्रति अपार वितृष्णा लेकर मैंने एक सुमुहूर्त में शैल जी का वरण कर लिया। नव परिणीत पति की सन्निकट उपस्थिति में उदासीन मैं निर्लिप्त भाव से बाद के विधि विधान करती गई। सपाट स्वर में विवाह मंत्रों का अनुच्चार करती रही, पर उन मंत्रों ने मुझे कहीं से भी नहीं छुआ। मन जैसे पथरा गया था। लोगों से सुना कि समारोह बड़ा शानदार रहा। इस विवाह में दोनों पक्षों ने जिस सूझबूझ और समझदारी का परिचय दिया उसकी भी बहुत प्रशंसा हुई। मैंने सारी चर्चा को इतने तटस्थ भाव से सुना जैसे कि वह किसी और के विवाह का प्रसंग हो। विदा के बाद मुझे सीधे शैल जी के गांव ही ले जाया गया। वहाँ मामी जी, अब मम्मी जी नहीं कह सकती ना, ने ही मेरा परिछन किया। वह ही मुझे अंक में भरकर भीतर लिवा ले गई। औरतों के उस हुजूम में केवल 2 चेहरे ही पहचानने से लग रहे थे, रमा और उमा के। उस बार सगाई के समय ये दोनों मेरे पास ही मंडराती रही थी, पर इस बार दूर से ही टुकुर टुकुर ताकती रह गई। द्वार छिकाई की भी बस एक रस्म भर हुई, ना हंसी, न ठट्ठा, न मान, न मनुहार। उमंग तो मेरे मन में भी नहीं थी, पर इतने ठंडे स्वागत की अपेक्षा भी नहीं थी। मामा के दरवाजे मंडप नहीं डलता, इसी से शायद शादी गांव से की गई थी। सारे कुलाचार संपन्न होते ही हम लोग दूसरे दिन मामा जी लोगों के साथ शहर आ गए। मुझे अपने कमरे में पहुंचाते हुए मामी जी ने कहा, निधि, इब्राहिम से कह देती हूँ गाड़ी अभी गैराज में न रखे। तुम्हें अपने घर से कुछ सामान लाना हो तो ले आओ, माँ से भी मिल लेना। फिर तुम लोगों को कल जाना भी है। कहाँ जाना है? गोवा, हनीमून पर, उन्होंने कहा और एकदम मुंह फेर कर चली गई। समझ गई कि हनीमून की कल्पना से वह ज़्यादा खुश नहीं है। खुश तो खैर माँ भी नहीं हुई। बोली, इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है रे, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं हंस पड़ी। कहा, तुम लोग भी अजीब हो माँ, जब सचमुच डरना चाहिए था तब तो निश्चिंत बने बैठे रहे, और जब मैं अपने ब्याहता पति के साथ जा रही हूँ तब तुम्हें चिंता हो रही है। वो बात नहीं है रे, लेकिन कैसे कैसे किस्से सुन रही हूँ आजकल, सोच कर ही दिल काँप उठता है। माँ, तुम लोगों ने गलती की बड़ी। कैसी? पूरे 40 के 40,000 एक मुश्त थमा दी, ये ठीक नहीं रहा। आधी रकम रोक लेनी थी। उससे क्या होता? उससे मेरी सुरक्षा की गारंटी तो हो जाती। अपन वर पक्ष को जता देते कि बाकी रकम दुल्हन की हनीमून से सकुशल वापसी के बाद मिलेगी। बस फिर तुम्हारी चिंता अपने आप दूर हो जाती, वह किसी और के सिर पर सवार हो जाती। माँ फिर कुछ नहीं बोली, समझ गई कि मैं हर बात का मखौल उड़ाने पर तुली हुई हूँ। माँ का इस तरह भयाकुल होना उनके असीम वात्सल्य का द्योतक था। कभी यह मुझे गदगद कर देता था, पर आज तो मैं एकदम स्थित प्रज्ञ हो गई थी। सुनिए, आधी रात को मैंने ही मौन के उस घनीभूत कोहरे को भेदने का प्रयास किया। वह एक लंबी सी आराम कुर्सी पर अधलेटे से कुछ पढ़ रहे थे। मेरी पहली आवाज़ तो उनके कानों तक पहुंची ही नहीं। दूसरी बार उन्होंने आंख उठाकर मेरी ओर देखा। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। किस बात की? मेरी वजह से आपको यह अनचाहा संबंध स्वीकार करना पड़ा। वह अपनी जगह से उठे, पुस्तक तिपाई पर रख कर उस सजे संवरे पलंग के एक किनारे जाकर बैठ गए। निधि, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बोझ अनचाहा हो सकता है, पर इसे मैंने जिसकी वजह से स्वीकार किया वह तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का कर्ज था मुझ पर और उससे उबरने के लिए यह संबंध जरूरी हो गया था। तुम होती या कोई और, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। धक से रह गई मैं। पति के रूप में वह मेरे लिए अर्थहीन थे।
पर मैं उनके लिए शर्त की एक धारा मात्र हूँ, यह मेरी कल्पना से परे था। अपमान से कानों तक लाल हो आई मैं। लगा कि वे सारे फूल, सारी दीपमालाएं मेरा उपहास कर रही हैं। निधि, वह उसी गुरु गंभीर स्वर में कहे जा रहे थे, बहुत सी बातें कहनी है तुमसे। यहाँ इतने लोगों के बीच शायद संभव नहीं होता, इसीलिए तुम्हें यहाँ इतनी दूर ले आया हूँ। नहीं तो तुम जानती हो हनीमून का कोई मतलब नहीं है अब। एक और चोट, हे भगवान, क्या मुझे अब इसी तरह किश्तों में मरना होगा? एक बारगी यह सब कुछ समाप्त क्यों नहीं हो जाता? तुम तो जानती हो मेरे पिता नहीं हैं, उन्हें गुजरे एक अरसा हो गया। वह जब जीवित थे तब भी उन्होंने हम लोगों को कोई सुख नहीं दिया, बल्कि दुख ही दुख दिया। इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद के अकेले मालिक थे। लक्ष्मी के साथ आने वाली हर अच्छी बुरी आदत के वह शिकार थे। उन्हीं के कारण धीरे धीरे सारी संपत्ति, यहाँ तक कि माँ के जेवर भी महाजन के यहाँ पहुँचते रहे। उनकी इन्हीं आदतों के कारण घर में रात दिन कलह मची रहती थी। जिस दिन मैंने 5वीं पास की थी वह दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। मैं कक्षा में प्रथम आया था। अपनी प्रोग्रेस बुक लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा था, पर दरवाजे में पांव देते ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई। डर के मारे खून तक जम गया। सारा घर ऐसा बिखरा पड़ा था जैसे भूचाल आ गया हो। पिता साक्षात काल बने कमरे के बीचों बीच खड़े वाही तबाही बक रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी प्रोग्रेस बुक झपट ली। पल भर में उसकी चिंदियां हवा में उड़ रही थीं और मैं असहाय बना देख रहा था। दूसरे ही क्षण उन्होंने ऐलान किया कि इसके बाद पढ़ाई खत्म, कोई काम धंधा ढूंढो और घर चलाओ। मैं 12 साल का नासमझ लड़का उनका यह आदेश सुनकर ही दहल गया। कौन देगा मुझे काम? क्या सचमुच होटल में जाकर कप प्लेटें ही धोनी होंगी या स्टेशन पर बोझ उठाना होगा? जिस बात को लेकर इतना हंगामा था, लाचार होकर माँ को वह माननी पड़ी। लड़कियों के कानों में सोने की बालियां निकालकर अम्मा ने उनके सामने फेंक दी, तब जाकर उनका रोष शांत हुआ। इस तरह सोने का वह आखिरी तार शराब की भेंट चढ़ने चला गया। उनके बाहर जाते ही अम्मा ने हम तीनों को साथ लिया, बस पकड़ी और मामा जी के दरवाजे आकर खड़ी हो गई। मुझे ज़बरदस्ती मामी की गोद में बिठाकर बोली, भौजी, आज से तुम्हारे 4 लड़के हुए। प्यार से या मार से, जैसे चाहो इसे आदमी बना दो। लड़कियों को तो मैं भूखी प्यासी रहकर भी पाल लूँगी, पर लड़का अगर बिगड़ गया तो मेरा बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। मामा जी ने उन दिनों वकालत शुरू की ही थी। ऐसी खासी आमदनी भी नहीं थी, पर मामी ने इस अतिरिक्त भार को खुशी खुशी स्वीकार किया। मुझे माँ का सा प्यार दुलार दिया। कभी अम्मा की याद नहीं आने दी। कभी मुझ में और अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया। बाहर वाले तो जानते ही नहीं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। एक बच्चे के लिए जो स्वस्थ वातावरण चाहिए वह मुझे मिला। दीपक की मृत्यु के बाद पता नहीं क्यों मैं उनसे कतराने लगा था। लगता था मैंने उनका अपमान, उनकी ममता का अपमान किया है। उन्होंने मुझे बेटे की तरह प्यार किया और मैंने उन्हें बेटे की लाश दी। इसी शर्म के मारे मैं अस्पताल से सीधा गांव चला गया। वहीं वह एक दिन पहुंची। मुझे अंक में भरकर देर तक रोती रही। फिर अपनी ममता का वास्ता देकर बोली, शैल, बड़ी उलझन में फंस गई हूँ रे, क्या मेरी एक बात मानेगा? मैंने कहा, मामी, तुम्हारे मुझ पर इतने उपकार हैं कि प्राण भी मांग लो तो मैं मना नहीं करूँगा। वह बोली, शैल, मुझे प्राण नहीं तुम्हारा नाम चाहिए। क्या दीपक के बच्चे को तुम अपना नाम दे सकते हो? पल भर को कमरे में सन्नाटा सा छा गया। मेरी सांस तक रुक गई थी। कुछ क्षण बाद मैंने आंख उठाकर देखा, वह एकटक मुझे ही देख रही थी। तो यह मेरी कहानी है। उन्होंने जैसे उपसंहार किया।
बहुत अच्छी तरह शायद मैं नहीं कह पाया हूँ, फिर भी आशा है मेरे अनगढ़ वक्तव्य को तुमने समझ लिया होगा। शादी चाहे तुम पर लादी गई हो या मुझ पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इस रिश्ते को निभाना ही है, कम से कम कुछ दिनों तक तो यह नाटक करना ही है। अपना मोड ऑफ कंडक्ट क्या हो, यही तय करने के लिए तुम्हें इतनी दूर ले आया हूँ। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, पर एक प्रार्थना है, मेरी दुखियारी माँ को यह कभी ना पता चले कि मैं जानबूझकर ठगा गया हूँ। बस इतना ही। 2 दिन बाद ही हम लोग वहाँ से लौट आए। मामा जी की विशाल कोठी के एक कमरे में हमने पति पत्नी के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। छत पर बना यह कमरा खास तौर पर हमारे लिए सजाया गया था। यह उन 3 कमरों में से था जो मामा जी ने अपने बच्चों के लिए बनवाए थे। हर कमरे के साथ छोटी सी बालकनी और टॉयलेट था। एक कमरा इस समय दिलीप के पास था और दूसरा मेहमानों के लिए था। मामा जी का स्वास्थ्य इन दिनों नाजुक चल रहा था। रात में मामा मामी को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था, इसीलिए दीनू उस्ताद नीचे शिफ्ट कर गए थे। घर भर में इस समय सिर्फ दिनेश ही था जिससे मैं खुल सकती थी। बहुत ही प्यारा लड़का था। बहुत जल्दी उसने इस नए रिश्ते को स्वीकार कर लिया था और लोगों से तो मुझे डर सा लगता था। पति देवता तो सौजन्य की प्रतिमूर्ति थे, पर उनकी यह अतिशय सदाशयता कभी करुणा तो कभी तिरस्कार उपजाती थी। इससे तो बल्कि लड़ाई झगड़ा होता रहता तो ठीक रहता। एक थे दिलीप जी, जो हर दम मुझे खूंखार आंखों से घूरते रहते। इस घर में जो मैंने अनाधिकृत प्रवेश पा लिया था, उसे मैं माफ़ नहीं कर पाए थे। मामा जी ने तो मुझसे एक बार भी बात नहीं की। उनके लिए घर के निर्जीव वस्तुओं में से जैसे एक और की वृद्धि हो गई थी। उनकी यह उपेक्षा बेहद अपमानजनक थी, पर इस कड़वे घूंट को पिए बिना चारा भी नहीं था। हाँ, मामी जी बहुत प्यार करती थी। लगता था जैसे सबके हिस्से का लाड़ दुलार दे रही हूँ। शुरू शुरू में तो अच्छा भी लगता था, पर बाद में लगने लगा कि प्यार का यह बोझ बहुत भारी है। वह मुझे पल भर भी आँखों की ओट नहीं होने देती थी। एक बार भी उन्होंने मुझे गांव में अम्मा जी के पास जाने नहीं दिया। मुझे कोई खास उत्सुकता भी नहीं थी। दिनेश ने बताया कि वह तो हमारी व्यवस्था नीचे के कमरे में ही करना चाहती थी, पर दिलीप नहीं माने। बोले यहाँ दिन भर आवक जावक बनी रहती है, पल भर भी उन लोगों को एकांत नसीब नहीं होगा। मुझे एकांत का इतना मोह भी नहीं था, पर कमरे में चुपचाप लेटकर छत की ओर ताकना अच्छा लगता था। मामी जी जब तब ऊपर पहुंच जाती और झिड़क देती, दिन भर इस तरह सोचा नहीं करते, ज़रा चलती फिरती रहा करो। जब कभी उनका बीपी बढ़ा हुआ होता तब नीचे से ही आवाज़ दे लेती। उत्तर में जब मैं दनदना कर सीढ़ियाँ उतरने लगती तब फिर डांट पड़ती। ओफो, ज़रा धीरे, कितनी बार कह चुकी हूँ। ऐसे समय कोई, खासकर दिलीप, सामने होते तो मैं शर्म से गड़ जाती। वह अजीब नज़रों से मुझे घूरने लगते जैसे मेरी फजीहत कर रहे हों। खाने के संबंध में भी उनकी 100 हिदायतें होती थीं। रोज़ मेरे लिए फरमाइशी नाश्ता बनता। कई बार लगता महाराजिन पता नहीं क्या सोच रही होगी, पर मामी जी जैसे अपने आपे में नहीं थी। नई नई शादी हुई थी, रोज़ ही कहीं ना कहीं से निमंत्रण आता। इस गुमसुम से व्यक्ति के इतने सारे दोस्त होंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों के बीच वह जिस तरह खुलते थे वह तो सचमुच देखने की चीज़ थी। मुंह से चाहे जो कहते रहें, लाख मामा मामी के लाड़ प्यार का बखान करें, पर उस घर में उनका व्यक्तित्व कुंठित हो गया था, यह बात तय थी। पर उन्हें इस तरह उन्मुक्त देखने के अवसर बहुत कम आते थे। आधे निमंत्रण तो मामी जी दूर का बहाना करके ही लौटा देती थी। जाना ही होता तो कार में जाने के लिए मजबूर करती। उनके फरमान के बाद अपील की भी कोई गुंजाइश नहीं थी, और अपील करता भी कौन। इब्राहिम की उपस्थिति में ये कार में बेहद बंधा बंधा महसूस करते।
फिर अपने मध्यम वर्गीय दोस्तों पर कार का रौब डालना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इस दम घोटू माहौल में दिनेश ही मेरा संबल था, साथी था। जब भी समय मिलता हम लोग ताश या लूडो खेलते। वह मुझे पत्रिकाएं ला कर देता, कॉलेज की दोस्तों के गप्पे सुनाता। घर का उदास वातावरण उस पर भी भारी पड़ रहा था, इसीलिए शायद उसकी मुझसे पटरी बैठ गई थी। वह घर पर नहीं होता तो लगता जैसे घर की रौनक ही चली गई है। मन तब बेहद उदास हो जाता। मामी जी की नज़र बचाकर मैं कमरे में आ जाती और कुर्सी पर बैठकर छत का विस्तार देखती रहती। कई बार समय का पता नहीं चलता था। ऐसे में पता नहीं कहाँ से दिलीप जी प्रकट हो जाते और अपने मन की सारी कड़वाहट स्वर में घोल कर कहते, सूर्यास्त तो रोज होता है, कल देख लीजिएगा। इस समय ज़रा दादा के चाय नाश्ते का इंतज़ाम कीजिए। उनकी यह बात मन पर चाबुक की तरह पड़ती और मैं तिलमिला उठती। दिनेश दौड़ा दौड़ा कमरे में आया। जल्दी से मिठाई खिलाइए। किस बात की? दादा की प्रिया आ गई है। वाह दीनू जी, तुम्हारे दादा की प्रिया आएगी तो मैं क्या मिठाई बांटूंगी? झोंटा पकड़कर कहते कहते रुक गई मैं। ये पता नहीं कब दरवाजे में आकर खड़े हो गए थे। अपनी कही बात याद करके मैं शर्म से लाल हो उठी। मेरा असमंजस भांपकर इन्होंने सहज स्वर में कहा, बहुत पहले नंबर लगा दिया था, आज हाथ में आई है। कहाँ है? मैंने शिष्टाचार निभाया। नीचे खड़ी है। मैंने उत्सुकतावश गैलरी में झांक कर देखा। ग्रे रंग का नया चमचमाता स्कूटर खड़ा था। नज़र हटाई तो देखा ये मुझे ही देख रहे थे। पसंद आई? बड़ा प्यारा कलर है। घूमने चलोगी? चलिए। दरबार में अर्जी देनी ही थी। फ़ौरन जवाब तलब हुआ। कहाँ जाना है? सिनेमा। कौन सा? वही वो जानी दुश्मन, पास ही टॉकीज में ही लगी है। रोज़ आते जाते पोस्टर देखते होंगे, तभी तो यही नाम ज़बान पर आ गया। उसमें तो सुनते हैं भूत प्रेत है। पड़ोस की मनीषा बतला रही थी। तुम और दीनू देख आओ। वह फिल्म निधि के देखने की नहीं है तो दूसरी देख लेंगे, इन्होंने फुसफुसा कर कहा। या नहीं भी देखेंगे, दीनू ने बात आगे बढ़ाई। यूं ही घूम घाम कर लौट आएंगे। पर मम्मी, इन्हें जाने तो दो। स्कूटर के उद्घाटन का सवाल है। मेरी मिठाई मारी जाएगी। उद्घाटन हो तो गया है, बैंक से उसी पर तो लौटा है। ओफो मम्मी, तुम कुछ समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ बेटे, पर आज अमावस के दिन नई गाड़ी पर मैं नई नवेली बहू को नहीं जाने दूंगी, समझे? तुम इतनी दकियानूसी कब से हो गई? होना पड़ता है कभी कभी। माँ बेटे में ठनती रही। ये कब चुपचाप बाहर चले गए पता ही नहीं चला। मैं गुमसुम बैठी टीवी देखती रही। मूड बेतरह उखड़ गया था। 8 बजे गणेशी खाना लगाने की सूचना देने आया तो धीरे से मना कर दिया। इच्छा ही नहीं हो रही थी, पर मम्मी जी खुद उठकर आईं। अरे वह तो अब पिक्चर देख कर ही लौटेगा, तुम कब तक बैठी रहोगी? उनकी बात टाल नहीं सकी, पर कौर बार बार गले में अटकता रहा। उनका बुझा बुझा चेहरा याद आता रहा। रात देर तक पड़ती रही। दृष्टि बार बार घड़ी की ओर उठ जाती। पहले 9:15, फिर 10, फिर 10:30। हर कांटे के साथ मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। नई गाड़ी है, पता नहीं ठीक से हैंडल कर पाए होंगे कि नहीं। मद्रास वाले एक्सीडेंट के बाद से पाँव में थोड़ा दर्द रहने लगा है। कई बार एकदम जाम हो जाता है, क्या पता। और फिर मामी जी ने अमावस की याद दिला दी। अमावस को भला लोहे की चीज़ खरीदता है कोई? 11 बजे के बाद मुझसे नहीं रहा गया। उठकर दिलीप के कमरे तक गई। कमरे में घुप अंधेरा था। पिछली रात नाइट ड्यूटी थी, इसी से शायद जल्दी सो गए थे। भैया जी? कौन है? उनींदे स्वर में प्रश्न उभरा। क्या उत्तर दूं समझ में नहीं आया, पर उत्तर की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की।
डॉक्टर होने का यही तो फ़ायदा है। बत्ती जलाकर एकदम सामने आ खड़े हुए। आप? जी, वो बात क्या हुई कि ये अभी तक नहीं लौटे हैं। कहाँ गए हैं? शायद पिक्चर। शायद? उन्होंने व्यंग से दोहराया, फिर बोले, तो इसमें परेशानी क्या है? अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। वह फर्स्ट शो में गए थे। तो बैठ गए होंगे कहीं। वो क्या है, शाम को ज़रा अपसेट होकर गए हैं और मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। और आप अब इतनी देर बाद मुझे ये सब बता रही हैं? किस बात का इंतज़ार कर रही थी? उन्होंने कपड़े पहने और खटाखट सीढ़ियाँ उतर गए। थोड़ी देर बाद स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैं धम्म से वहीं उनके दरवाजे पर बैठ गई। सच तो है, इतनी देर तक किस चीज़ का इंतज़ार करती रही मैं। बहुत देर बाद किसी ने कहा, आपके श्रीमान जी को पार्क से पकड़ लाया हूँ, जाइए उन्हें खाना खिलाइए। मैं नीचे उतरी तब तक ये खाना खुद ही ले चुके थे। मैं चुपचाप एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। दिलीप को नाहक परेशान क्यों किया? क्या उत्तर देती? कैसे कहती कि इतनी सी देर में मैं आशंकाओं का कितना बड़ा बियाबान झेल चुकी हूँ। भयानक संभावनाओं ने मेरे मन को इस बीच किस बुरी तरह से मत डाला है। कह भी देती तो क्या कोई विश्वास करता? स्वयं मुझे भी तो विश्वास नहीं हो रहा। इन्हें 10-15 दिनों की ट्रेनिंग के लिए जयपुर जाना था। बोले, यहाँ अकेले रह लोगी? ना हो तो अपने घर हो आओ कुछ दिन, मैं मामी जी से कह दूँगा। अपने घर? मतलब अपनी माँ के यहाँ। शादी के बाद माँ का घर अपना कहाँ रह जाता है। वह चुप हो गए। मैंने ही फिर कहा, कहीं भी रहूं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकेलापन तो अब मेरी आदत बन चुका है। इसके बाद कहने को कुछ था ही नहीं। पर दूसरे ही दिन मामी जी ने फरमान दागा, दिलीप, निधि को शक्ति नगर छोड़ आना, कुछ दिन अपने भाई बहनों के साथ रह लेगी। दिलीप अस्पताल से लौटकर खाना खा रहे थे। बोले, भूख इतनी जोर की लगी थी कि आते ही खाने बैठ गया। तुम्हें बताना भूल ही गया। क्या? बुआ बीमार हैं, किशनगंज से आदमी आया था। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। सोचता हूँ बुआ की बहू को भी साथ ले जाऊँ। यह वहाँ क्या करेगी? वही जो आम तौर पर बहुएं सास की बीमारी में करती हैं। और फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, मैं खाना खा रहा हूँ, तब तक आप तैयार हो लीजिए। हाँ, 2-4 दिन रहने की तैयारी से जाइएगा। मामी ने कुछ कहना चाहा पर पता नहीं क्या सोचकर चुप लगा गई। वैसे भी दिलीप से थोड़ा डरती थी। मैं नीचे उतरी तब तक वह पोर्च में पहुँच चुका था। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए बोले, बैठिए। तू क्या मोटरसाइकिल पर लेकर जाएगा इसे? मामी जी ने टोका। डोंट वरी, कुछ नहीं होता। फिर मैं हूँ तो साथ में। मामी जी ने शायद कुछ और भी कहा, पर उनकी बात गाड़ी की घरघराहट में डूब गई। थोड़ी देर बाद हम लोग सड़क पर थे। करीब घंटा सवा घंटा के सफ़र के बाद हम लोग गांव में थे। ब्याह के बाद सीधे यहीं आए थे, पर अब कुछ भी पहचाना नहीं लग रहा था। जिस घर के सामने हम लोग रुके वह भी तो अनचिन्हा सा लग रहा था। उस दिन तो तोरण, बंधनवार, मंडप, शामियाने और बिजली की असंख्य मालाओं के कारण इसकी छटा ही दूसरी थी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही रमा उमा दौड़कर आई। पीछे पीछे अम्मा जी थीं। अरे, मुझे देखकर उनके मुंह से निकला, तुम्हारी बहू को लाया हूँ बुआ, अच्छी तरह सेवा करवा लो। दादा 4-8 दिनों के लिए बाहर गए हैं, इस मौके का लाभ उठा लो। ठहर, इसे अभी यहीं रोके रखना। कहते हुए अम्मा जी शायद राई लोन लाने अंदर चली गईं। पीछे पीछे लड़कियां भी। इस फरेब की क्या ज़रूरत थी? मैंने दबी ज़बान से मगर सख्त लहजे में कहा। मैं वैसे ही चली आती। फरेब आपके लिए नहीं, मम्मी के लिए किया था। आखिर इस बेचारी का भी तो कुछ हक बनता है। कुछ देर बोल बतियाकर दिलीप वापस हो लिए। मुझे लगा जैसे सुनसान जंगल में मुझे अकेला छोड़ गए थे।
अपनी ससुराल में वह पहला दिन बेहद तनाव में गुजरा, पर धीरे धीरे पता चल गया कि दूरी गलत फहमियों के कारण है। जिसे मैं उपेक्षा समझ रही थी वह उनका संकोच था। शादी इतने अप्रत्याशित ढंग से हो गई थी कि उन्हें अपनी राय बताने का समय ही न मिला, और उसके बाद मैं मामी जी के यहाँ ही रही। इसी से कुछ नाराज़ी भी थी, पर एक बार अच्छी तरह परिचय हो जाने के बाद कोई व्यवधान न रहा। उमा रमा तो ऐसे घुल मिल गईं कि लगा जैसे सुधी ही दो रूपों में बट गई हो। पर सुधी इन दिनों कितनी दूर की चीज़ लग रही थी। प्यार तो मामी जी भी बहुत करती थी, पर उनके प्यार में एक रौब, एक अनुशासन था। अम्मा जी का प्यार एकदम निश्चल सरल था। उन्होंने मुझे पता नहीं लगने दिया कि इस शादी के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। 2-4 बार मैंने लक्ष्य किया कि वह गौर से मुझे देख रही हैं। एक बार जब उनका यूं घूरना पकड़ाई में आ गया तब भेद भरे अंदाज में धीरे से पूछा, कुछ है? मैंने सिर झुका लिया। शायद इसे उन्होंने नारी सुलभ लज्जा समझा हो, क्योंकि मैंने कनखियों से देखा कि प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल उठा और वह इष्ट देव को बार बार सिर नवा रही हैं। ये ट्रेनिंग से लौटे तो शाम को स्कूटर उठाकर सीधे गांव आ पहुँचे। इनके पहुँचते ही घर में जैसे एक हंगामा बरपा हो गया। अम्मा जी बाहर उसारे में खड़ी किसी से बतिया रही थी। वह भागी भागी अंदर आईं और उन्होंने पुरानी बदरंग धोती फेंक कर नई पहन ली। इतनी नई कि आँखों में चुभ रही थी। मैं अपनी वही अटैची लेकर आई थी जो मैंने माँ के यहाँ जाने के लिए पैक की थी। उसमें पड़ी मेरी एक मैक्सी उमा पहने हुए थी। भैया को देखते ही हड़बड़ा कर कमरे में घुस गई थी और कपड़े बदल कर ही बाहर निकली। मैं और रमा दोनों मिलकर एक साड़ी काढ़ रही थी। ऊपर वाले कमरे में वह साड़ी अपने पूरे विस्तार में फैली थी। साथ ही रेशम के लच्छे, सुइयाँ, कैंची, पेंसिल और भी ना जाने क्या क्या पड़ा था। फुर्ती के साथ वह सारा कबाड़ समेटा और भैया के ऊपर आने से पहले ही कमरा झाड़ पोंछ कर चमका दिया गया। उसके बाद रसोई का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। तीनों माँ बेटी उसमें जुट गईं। मुझसे अम्मा जी बार बार कहती रहीं, इतने दिन का थका मांदा आया है, थोड़ी देर उसके पास बैठ ले। पर मैं उन्हें अनसुना करते हुए वहीं कुछ न कुछ करती रही। मेरी इस अवज्ञा का उन्होंने बुरा नहीं माना, उल्टे खुश ही हुई। रात सोने से पहले इन्होंने कहा, अम्मा सुबह खाना जल्दी ही बना लेना, मेरी छुट्टी नहीं है। और फिर कुछ देर रुककर बोले, इसे भी साथ ही ले जाऊंगा। फटफटी पे ले जाएगा तो क्या हुआ? अम्मा दिल्ली में तो पूरा परिवार स्कूटर पर घूमता है, जानती हो। बोर तो नहीं हो गई? सोने से पहले इन्होंने पूछा। नहीं तो, मेरा तो खूब मन लग गया है यहाँ। वह कुछ देर तक स्नेहाद्र दृष्टि से मुझे देखते रहे, फिर बोले, मामी ने बताया कि तुम गांव में हो तो मैं इतना परेशान हो गया। फिर दिलीप ने ही बताया कि वह तो लेने भी पहुंचा था पर तुम्ही ने मना कर दिया। दिलीप इस बीच 2 बार आए, पर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने एक बार बस इतना पूछा था, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? और वह भी इतने सपाट स्वर में कि मैंने उत्तर देना ज़रूरी ही नहीं समझा था। तब यूँ झूठ मूठ बात बनाकर कहने की क्या ज़रूरत थी? अभी अगर इनसे कह दूं कि वह अम्मा जी की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए थे, तो इनके चेहरे का रंग कैसा हो जाएगा। ये जो अभी अभी आँखों में खुशी की दीपावलियाँ जगमग कर रही हैं, वे एकदम बुझ जाएंगी। दिलीप ने शायद इसी दीपोत्सव के लिए यह बहाना गढ़ा हो। मुझे मालूम है दिलीप जितनी मुझसे नफ़रत करते हैं उतना ही अपने इस निरीह भाई से स्नेह भी। गांव से लौटने के बाद कितने ही दिन तक मन उन्हीं यादों में खोया रहा। अम्मा जी का निश्चल प्यार, रमा उमा की चुहलबाजी और सबसे ज़्यादा इनका गृह स्वामी का रूप याद आता रहा।
माथा ऊंचा करके चलने से मनुष्य का व्यक्तित्व कितना बदल जाता है। बंगले की चार दीवारी में प्रवेश करते ही उनका वह रूप जाने कहाँ खो गया और वह पहले की तरह मन में कभी करुणा और कभी जुगुप्सा जगाने लगे। यह आपका पत्र। मैं छत पर सूखते कपड़ों को तहा रही थी कि दिलीप ने आकर एक पत्र पकड़ा दिया। मैंने लिफाफा उलट पलट करके देखा, अक्षर पहचानने से नहीं थे। पता भी माँ के घर का था। कौन दे गया? भैया का पत्र है। भैया? दीपक भैया का। मद्रास भैया का सामान लाने गया था, उसमें मिला है। लेकिन आप तो चंडीगढ़ गए थे। हाँ, मम्मी पापा को यही बताया है, लेकिन मैं मद्रास गया था। कंपनी का फ्लैट खाली करना था। सामान फ़िलहाल मैंने अपने कमरे में रख दिया है। आप भी मम्मी से जिक्र ना कीजिएगा। यह पत्र, यह मेज़ की दराज में मिला था। मैं तो इसे वहीं नष्ट कर डालता, पर फिर सोचा यह तो मरने वाले के साथ अन्याय होगा। जिसके नाम यह लिखा गया है उसे ही यह अधिकार है कि अब इसे पढ़े या फाड़ कर फेंक दे। पत्र को हृदय से लगाए मैं देर तक वहीं खड़ी रह गई। यह वही पत्र था जिसकी मुझे इतनी आतुरता से प्रतीक्षा थी। यह मुझे मिलने वाला मेरे जीवन का पहला और शायद अंतिम प्रेम पत्र था। बेचारे लिख तो गए थे, पर डाक में डालने से पहले ही अनंत में विलीन हो गए। यह तो कहो कि समय पर दिलीप जी का विवेक जाग गया, नहीं तो कितना कुछ अनकहा ही रह जाता। पत्र को बार बार चूमती हुई मैं भीतर आ गई। कमरे को अच्छी तरह से बंद करके मैंने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। बहुत संक्षिप्त सा पत्र था अंग्रेजी में। निधि, प्रिय प्रियतमा, कुछ भी नहीं, सिर्फ निधि। बहुत दिनों से लिखने की सोच रहा हूँ, आज आखिर निश्चय कर ही डाला। वैसे आते हुए मैं मम्मी को संकेत दे ही आया था, पर तुम्हें बता देना भी अपना कर्तव्य समझता हूँ। 2 साल पश्चिम में रहकर लौटा हूँ। वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि नारी की अनावृत देह मेरे लिए अब अचंभे की वस्तु नहीं रह गई है। पर वहाँ रहते हुए अपने लिए हमेशा मैंने एक भारतीय वधू की कामना की है। ऐसी लड़की जो संकोच और शील की प्रतिमूर्ति हो, लज्जा जिसका आभूषण हो। तुम्हें देखकर लगा था कि मेरा सपना साकार हो गया है, पर तुमने जिस सहजता से अपने आप को मुझे सौंप दिया था, उसे लगा कि भारत भी अब बहुत प्रगतिशील हो गया है, या कि हो सकता है तुम्हारे ही संस्कारों में कहीं खोट हो। बहरहाल यह विवाह मेरे लिए असंभव है, क्योंकि यह बात बार बार मेरे मन में आती रहेगी कि क्या सचमुच मैं ही पहला व्यक्ति था। तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो, दूसरा पति ढूंढने में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसी आशा है। क्षमा। एक एक अक्षर जहर की बूंद सा मन में रिश्ता चला गया और मेरा सारा अस्तित्व पके फोड़े सा टीस उठा। लगा कि मैं अंधकार के सागर में डुबकियां खा रही हूँ। दम घुटा जा रहा है और मृत्यु के पल नज़दीक आते जा रहे हैं। लगा कि कोई घन मार मार कर मेरी गुड़ी मुड़ी संवेदना को समतल करने की चेष्टा कर रहा है। लगा कि किसी ने मुझे ऊंचे पर्वत से ढकेल दिया और अब आवाज़ लगा रहा है, निधि, निधि, निधि। क्रमशः वह आवाज़ तेज होती चली गई। घन की चोट भी अब दोहरे जोर से पड़ रही थी। मैं लगभग संज्ञा शून्य होकर सारे अत्याचार झेल रही थी कि एकाएक मेरी चेतना लौटी। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था और घबराई सी आवाज़ में मुझे पुकार रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। ये बदहवास से दरवाजे में खड़े थे। क्या करने लग गई थी तुम? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। मैंने उनके पसीना पसीना होते चेहरे को अपलक देखते हुए सपाट स्वर में कहा, सो गई थी। वह कागज़ का टुकड़ा मेरी उम्र भर की नींद उड़ाकर ले गया। मैं मरने वाले को कोस रही थी।
जब इतनी दिलेरी से पत्र लिख दिया था तो पोस्ट करने में कोताही क्यों कर दी? समय रहते मुझे मिल जाता, तब इस पाप के भार से मुझे मुक्ति तो मिल जाती। प्रणय का प्रतीक, प्रेम का अंकुर। मैंने 100 नामों से अपनी भूल को संवारा था। माता पिता का भी तब लिहाज नहीं किया था। वे सारे भावुक संबोधन, उदात्त विशेषण आज किन्हीं दुर्लभ क्षणों की पहचान भर रह गए। ये तुमने क्या क्या किया दिलीप? मुझसे ये कैसा प्रतिशोध लिया? माना कि तुम मेरा तिरस्कार करते हो, पर अपने भाई से तो तुम प्यार करते थे ना। फिर उसकी प्रतिमा को यूँ खंड खंड क्यों होने दिया? कागज का वह टुकड़ा दीपक की स्मृतियों की धज्जियाँ उड़ा गया है। साथ ही मुझे भी अपनी नज़र में कितना छोटा कर गया है। जब मैं नारी सुलभ लज्जा और जन्मगत संस्कारों को तिलांजलि देकर अपने देवता को समर्पित हो रही थी, वह इसे मात्र काम कौतुम समझ रहे थे। इस शर्म को लेकर कहाँ जाऊँ मैं? इस दंश को कैसे झेल पाऊँगी मैं उन अमूल्य क्षणों की धरोहर उदर में समेटे बड़े गर्व से जी रही थी। पल भर में सब कुछ समाप्त हो गया। अब इस अनचाहे बोझ से छटपटा रही हूँ। क्या इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं? केवल मेरी ही बात होती तब भी ठीक था। इस प्रसंग में एक और भी निरीह प्राणी शहीद हो रहा है। उसकी हत्या का पाप किसके सिर होगा? करवट बदल कर मैंने देखा, वह मुझे ही निहार रहे थे। नींद नहीं आई। दोनों ने लगभग एक साथ पूछा और फीकी सी हंसी हंस दिए। दरअसल जरा सोच में पड़ गया था, इन्होंने कहा। कोई खास बात? मैंने शिष्टाचार बरता। वह तकिए को पलंग की पीठ से टिकाकर उठ कर बैठ गए। बोले, रमा के ससुराल से पत्र आया है, मुझे मुरादाबाद बुलाया है। किस लिए? वे लोग शायद दहेज की शर्तों को रिवाइज़ करना चाहते हैं। लेकिन ये बातें तो सगाई के समय ही तय हो जाती हैं ना। इसीलिए तो मैंने रिवाइज शब्द का प्रयोग किया है। सगाई जब हुई थी परिस्थिति दूसरी थी। तब मेरी यह बैंक वाली नौकरी नहीं थी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत पड़ता है। उन्हें तो लग रहा है कि सौदा बहुत सस्ते में तय हो गया है। तो अब क्या विचार है? कल जा रहा हूँ। 19-20 का फ़र्क होगा तो मान लूँगा। बहुत ज़्यादा मुँह फाड़ेंगे तो सारा किस्सा ख़त्म करके चला आऊँगा। लगी लगाई सगाई तोड़ देंगे? मैंने सिहर कर पूछा। मेरे अपने घाव अभी ताज़ा ही थे। तो क्या करने को कहती हो? मैं चुप हो रही। तुमने जवाब नहीं दिया। किस बात का? वहाँ मेरी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? क्या उनकी हर बात मान लूँ? अगर एक आध खेत बेचना पड़े तो तुम्हें ऐतराज़ तो ना होगा? यह तो अम्मा जी से पूछिए, मैं क्या कहूँ। अम्मा से तो खैर पूछना ही है, पर तुम भी तो पत्नी हो मेरी। तुम्हारा भी कुछ हक बनता है। रिश्ता लाख अनचाहा हो, इससे तुम्हारे अधिकारों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अधिकार? इस घर में मेरा कोई अधिकार होगा, यह कब सोचा था? मैं तो स्वप्नाविष्ट सी जी रही थी और आज वह सपना भी चूर चूर हो गया। उसकी किरचें मेरे मन मस्तिष्क को छलनी कर गई थी। सारी शाम उस टीस को, उस दर्द को मन ही मन पिया था मैंने। वह सारा संचित रोष अब एकाएक सतह पर आकर मुझे मतने लगा। पत्नी हो यह तो सुन लिया, मैंने कसैले स्वर में कहा, पर पत्नी को लेकर दूसरों के दरवाजे कब तक पड़े रहेंगे, यह तो बताइए। वह चकित से मुझे देखते रह गए। फिर धीरे से बोले, कहाँ रहना चाहती हो? जिन लोगों के पास मामा जी की तरह इतनी बड़ी कोठी नहीं होती, उन लोगों की बीवियाँ कहाँ रहती हैं? वे घर में रहती हैं। 2 या 3 कमरों का छोटा सा घर होता है, वह बंगला नहीं होता। यहाँ भी तो एक कमरे में गुजारा कर रही हूँ, और वह भी मेरा कितना अपना है। निधि, वह एकाएक गंभीर हो उठे। तुमसे किसी ने कुछ कहा है?
क्या कहने तक इंतज़ार करेंगे? नहीं, पर मैं यह जानना चाहता था कि आप तो बस इतना जान लीजिए कि इस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता, बस। उसके बाद वह सो नहीं सके, बराबर करवटें बदलते रहे। सुबह नीचे जाने से पहले अनुनय भरे स्वर में बोले, मेरे लौटने तक सब्र कर सकोगी निधि? मैं आते ही कोई इंतज़ाम कर लूँगा, पर तब तक कुछ न कुछ दिन अपनी माँ के यहाँ हो आओ। मेरा रात वाला जोश समाप्त हो चुका था। माँ के यहाँ जाने का भी कोई ख़ास उत्साह नहीं था। मैंने बड़प्पन जताते हुए कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अभी तो आप निश्चिंत मन मुरादाबाद हो आइए। मुझे लेकर कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आश्वासन होने के बावजूद वह निश्चिंत नहीं हो पाए। सारी सुबह मेरे ही आसपास मंडराते रहे। ऑटो में सामान रखवाने के बाद भी एक बार ऊपर कमरे में आए। लगा कि वह कुछ कहना चाहते हैं, पर वह कह नहीं पाए। ना ही मैंने पूछना ज़रूरी समझा। मुरादाबाद से लौटे तो जैसे सब कुछ तय ही कर चुके थे। आते ही सूचना दी, मामी जी 5 जून तारीख तय हुई है, अब एकदम तैयारी में जुट जाना होगा। इतनी गर्मी में क्या दिवाली तक रुक नहीं सकते थे? तारीख तय करने का अधिकार तो उन्हीं का था, मुझे तो सिर्फ मोहर भर लगानी थी। 4 महीने बाद फिर एक 4 मीटर लंबा मांग पत्र पेश कर देते तो जितनी जल्दी निपट जाए अच्छा है। मुझे तो 25 मई से पहले छुट्टी मिल नहीं सकती। सोचता हूँ निधि को गांव छोड़ आऊँ, अम्मा को थोड़ा सहारा हो जाएगा। यह वहाँ जाकर क्या करेगी? ओफो मामी, लड़की की शादी है, 100 तरह के काम निकलते हैं। घर की बहू ऐसे में हाथ नहीं बटाएगी तो कौन बटाएगा? यह दिलीप जी बोल रहे थे। गर्मी देखते हो कैसी पड़ रही है, तो कूलर लगवा देंगे, पंखा लगवा देंगे। हमारे दादा को क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? यानी कि दिलीप जी मुझे घर से भगाने के लिए कृत संकल्प थे। मैंने भी इस बार निर्णय ले लिया था। चलने की तैयारी शुरू हो गई तो इनसे कह दिया, इस बार स्कूटर से जाना नहीं हो सकेगा। मेरा सारा सामान साथ जाएगा, टैक्सी से ले जाएंगे। भाई, पर थोड़ा सब्र से काम लो, सामान की चर्चा अभी से मत छेड़ो, मामी जी बुरा मान जाएंगी। पर मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती, यही ना? मुझे मालूम है, तुमने मुझे बताया है एक बार। और इत्मीनान रखो, तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई भी काम करने के लिए मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूँगा। यह क्या मैं जानती नहीं? मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी किसी बात के लिए तुमने मुझे बाध्य नहीं किया। और फिर मुझे अपने पर ही हंसी आ गई। किसी बात की जिद कर रही हूँ मैं, यह मेरा कैसा पागल हट है। मैं कहीं भी रहूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिस शर्मनाक झूठ को मैं अपने में समेटे जी रही हूँ वह तो हर जगह मेरे साथ ही रहेगा, उससे मुक्ति कहाँ? सच तो यह है कि पिछले दिनों जैसे मैं सपने में जी रही थी, अपनी मानसिक उलझनों से घिरी हुई मैं भूल गई थी कि मेरा शरीर भी इन दिनों संक्रमण से गुजर रहा है। इतने दिनों तक मैं इस कड़वे सच को अनदेखा करती रही, पर अब यह संभव नहीं था। यह सच कितना भयानक रूप धारण किए मेरे सामने मुँह बाए खड़ा था। रमा की शादी में घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। गांव जवार की औरतें भी अम्मा जी का हाथ बटाने या सुबह शाम गीत गाने के लिए जुड़ जाती। मैं उन सब के लिए आकर्षण का केंद्र थी, कुतूहल का विषय थी। लाख चाहने पर भी उनकी घाघ नज़रों से अपने को बचा नहीं पाती थी। कोई कहती आजकल तो बस शादी हुई नहीं कि पेट निकल आता है। अरे तो इसमें अचरज क्या है? दूसरी कहती, अब कोई लड़कियां ब्याही जाती हैं, पूरी औरत होती हैं, आधी उम्र तो माँ बाप के घर ही बिता कर आती हैं। तीसरी ताना कसती, फिर भी बहू बेटियों का यूँ सीना तान कर चलना अच्छा लगता है भला? आज कल का तो चलन ही निराला है। हमारे तो 4 हो गए थे, फिर भी ऐसी दबी ढकी रहती कि 9 महीने तक पड़ोस में भी पता नहीं लगता।
उस खुसर पुसर से मेरा जी घबराने लगता। अम्मा जी के सामने मेरा मुंह नहीं खुलता था और उनसे कहती भी तो क्या। शादी से 3-4 दिन पहले ही मामी जी दिनेश के साथ आ पहुंची और मुझे महिला मंडल से निजात मिल गई। मामी जी का दबंग रोबीला व्यक्तित्व ऐसा था कि सभी उनसे खौफ खाते। अम्मा जी भी उनसे सहमी सहमी रहती। बेचारी अम्मा जी, उन्हें तो आते ही फटकार सुननी पड़ी थी। कृष्णा, बहू को बड़े मज़े से बुला तो लिया, पर उसका ठीक से इंतजाम तो किया होता। 1 इंच भर जगह कहीं ऐसी नहीं है जहाँ वह घड़ी भर को कमर सीधी कर सके। घर भट्ठी सा तप रहा है सो अलग। कहकर ही वह चुप नहीं हुई। उन्होंने खड़े खड़े छत वाले कमरे में सीलिंग फैन लगवाया, खिड़कियों में खस के पर्दे टांगे गए। पूरे घर में यही एक कमरा ढंग का था। उस पर अब मामी जी का दखल हो गया। मेरे लिए भी जैसे नज़र कैद हो गई थी। उनकी इजाज़त के बिना नीचे पाँव देना मुहाल था। मामी जी की उस साधिकार चौकसी ने रमा उमा को फिर से मुझसे दूर छिटका दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने एक स्नेह का ताना बाना बुना था, वह तार तार हो गया। रमा तो खैर अपने सपनों में खोई हुई थी, फालतू बातों के लिए उसके पास समय नहीं था। पर उमा स्वयं को बहुत अपमानित उपेक्षित सा अनुभव कर रही थी। उसका गुस्सा बात बात पर छलकता था। कल ही अपनी सखी से कह रही थी, शादी ब्याह तो बराबरी वालों से ही अच्छे लगते हैं। ये बड़े घर की बेटियां आकर अपने को और छोटा बना जाती हैं। रमा की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। अपनी ओर से हम लोगों ने अच्छा प्रबंध किया ही था, पर यह मानना होगा कि बाराती भी सज्जन थे। एक बार जो मांगना था सो उन्होंने मांग लिया, पर फिर बाद में कोई टंटा बखेड़ा नहीं किया। हम लोग जितना डर रहे थे उसकी तुलना में विवाह अत्यंत शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। दूसरे दिन जब सब लोग अपनी थकान मिटा रहे थे, मामा जी अम्मा जी के पास आकर बोले, कृष्णा, बहुत बहुत बधाई, सब काम बड़ी शांति से निपट गया। अब हमें भी इजाज़त दो। तुम्हें तो रुकने के लिए नहीं कह सकती मैं, यहाँ दिलीप भी नहीं है। तुम्हारे सोने बैठने का ढंग से इंतजाम भी नहीं हो पाता। पर भौजी तो अभी रहेंगी ना? नहीं, मैं भी अब चलूँगी। घर को और तुम्हारे भैया को ज़्यादा दिन तक नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिलीप का कोई ठिकाना है, दिन भर बाहर रहता है। अम्मा जी ने मुझे डलिया में पूड़ी मिठाई सजाने की आज्ञा दी और खुद जाकर बेटे को जगा लाई। उन्हें देखते ही मामी जी ने कहा, शैल, मैं निधि को अपने साथ लिए जा रही हूँ, तुम तो अभी कुछ दिन रहोगे ना? अपना नाम सुनते ही मैंने चौंक कर सिर उठाया। सभी की आंखें मेरी ओर लगी हुई थीं। अम्मा जी की आंखों में एक विवशता का भाव था, पर उमा की आंखें तो जैसे जल रही थीं। इनकी ओर फिर देखने का साहस ही नहीं हुआ। तभी इनकी आवाज़ सुनाई दी, मामी जी, अभी तो यहाँ बहुत समेटने को पड़ा है। निधि आपके साथ चली गई तो फिर अम्मा बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। तो यह कहो ना कि तुम लोगों ने उसे मार डालने का ही इरादा कर रखा है। इट्स ऑल राइट मम्मी। दिनेश ने उन्हें शांत करना चाहा। क्या खाक ऑल राइट है? डॉक्टर मित्रा ने कितनी हिदायतें देकर भेजा था। मैं जानती थी उनमें से एक पर भी यहाँ अमल नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारी पर ब्याह कर लाई हूँ, तभी न इतना सिर खपा रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी। और वह भुनभुनाते हुए सबसे पहले गाड़ी में जा बैठी। अच्छा खासा तमाशा हो गया। लड़की तो शांति से विदा हो गई, पर मेहमानों की विदाई में यह नाटक हो रहा था। और इस नाटक के मूल में मैं हूँ, यह सोचकर शर्म से गड़ी जा रही थी। ये जतन से मामा जी को गाड़ी तक पहुँचा आए। उनके बैठते ही दिनेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शायद वह भी इस तमाशे के कारण लज्जित हो रहा था। उनके जाते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। अम्मा जी ने करुण स्वर में और उमा ने कठोर शब्दों में कैफियत तलब की कि जब वे लोग ले जा रहे थे तो निधि को जाने क्यों नहीं दिया।
गरीबों की कुटिया में उसकी सार संभाल कैसे होगी। इन्हें भी फिर ताव आ गया। बोले, तुम्हारे घर में जगह हो तो रखो, नहीं तो मैं दूसरा इंतजाम कर लूँगा। जिंदगी भर मैं अपनी बीवी को दूसरों के घर में नहीं रख सकता। तूफान तब अपने आप थम गया। शादी वाला घर था, फिर भी कुछ लोगों ने मिली भगत करके हम लोगों के लिए कमरे का एकांत जुटा दिया था। उसका शुभारंभ इस वाक्य से हुआ, अम्मा को इस तरह जलील करने की क्या ज़रूरत थी। उनके तेवर देखकर मैं सहम सी गई। उनका इस तरह का स्वर पहली बार सुना था। दबी ज़बान में मैंने पूछा, मैंने अम्मा जी को जलील किया है? हाँ, अम्मा को, मुझे, हम सबको। कैसे? डॉक्टर की हिदायत हमें क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि उनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। सवाल तुम्हारी दिलचस्पी का नहीं, तुम्हारी सेहत का है, वह चीखे। मुझे अब अपनी सेहत में अपने आप में कोई दिलचस्पी नहीं रही। सवाल अब सिर्फ तुम्हारे अकेले का भी नहीं है, एक और। मुझे अब उस किसी और में भी दिलचस्पी नहीं रही, बस। उनका तमतमाया हुआ चेहरा कुछ सामान्य हो चला था, फिर भी जब बोले तब स्वर उतना ही उग्र था। क्या बात है निधि? इसी अजन्मे जीव के लिए कभी तुम विद्रोह का झंडा लेकर खड़ी हो गई थी। परिवार की, समाज की सारी मान्यताएं तुमने ठुकरा दी थी, और आज कहती हो तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्यों? क्योंकि तब वह मेरे प्रेम का प्रतीक था, अब वह सिर्फ बेवकूफ़ी की निशानी है। तब मैं उसकी माँ थी, अब मामी जी के पोते की धाय भर हूँ। एंड आई हेट इट। पल भर को वह सकते में आकर मुझे घूरते रह गए। मैंने दोनों हथेलियों में अपना मुंह छिपा लिया। वह धीरे से मेरे पास आकर बैठ गए और अपने हमेशा वाले मृदु अंदाज में बोले, निधि, मैंने तुम्हें तुम्हारे संपूर्ण इतिहास के साथ स्वीकार किया है। अब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें मुझसे मुंह चुराना पड़े। ओह, आप नहीं जानते? मैं क्या नहीं जानता? उस स्वर में पता नहीं कैसी ममता थी कि अपने पर मेरा वश ही नहीं रहा। उनसे सब कुछ कह डाला और कहने के बाद लगा मन एकदम हल्का हो गया है। इतने दिनों मन में जैसे ज्वालामुखी धधक रहा था, वह भी जैसे अब शांत हो गया है। वे गौर से मेरी बात सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, अगर मैं कहूँ कि मैं यह भी जानता था तो क्या विश्वास कर लोगी? जानते थे तो फिर बताया क्यों नहीं? बता देता तो क्या विश्वास कर लेती? क्यों क्यों नहीं करती? उस समय तुम किसी के प्रेम में आकंठ डूबी हुई थी। मेरी बात से तुम्हें ईर्ष्या की ही गंध आती, और फिर मरने वाले की निंदा करने से पाप जो लगता है। अब मैं बेवकूफ़ों की तरह उन्हें तक रही थी। वह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। कुछ देर बाद मेरी ओर देखे बिना उन्होंने सारी बात कहना शुरू किया। दीपक जिस दिन जाने की तैयारी कर रहा था, मामी जी ने मिठाई की एक बड़ी सी डलिया लाकर उसके सामने रख दी कि वह मद्रास जाकर दोस्तों को सगाई की खुशी में बांट दे। पहले तो वह मना करता रहा, पर जब मामी जी नहीं मानी तब उसने ठोकर मारकर डलिया दूर छिटका दी और चीख पड़ा, मम्मा, यह शादी नहीं होगी। आई डिक्लेयर द एंगेजमेंट कैंसल्ड। क्या बक रहा है? ठीक बक रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर चिट्ठी लिखना चाहता था, अच्छा हुआ तुमने यही मौका दे दिया। इसके बाद मामी सिर पटक कर रह गई, पर उसने मुंह नहीं खोला। उसके जाने के बाद भी वह बड़ी बेचैन रही। मुश्किल तो यह थी कि अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं सकती थी। मामा जी का गुस्सा बहुत तेज है, पता नहीं क्या कर बैठते। दिलीप छोटा तो है ही, सहन शक्ति भी उसमें नहीं। मुझ में सदा से ही उनका अटूट विश्वास और ममता रही है। मुझे अकेले में बुलाकर बोली, शैल, जरा मद्रास जाकर देख तो आ, उसका कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। इस लड़के ने तो मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया है। लड़की वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कितने विश्वास से उन लोगों ने लड़की हमें सौंपी थी, इतने दिनों उसे लिए घूमता रहा, और अब
फिर किसी इंटरव्यू का बहाना बनाकर मुझे मद्रास जाना पड़ा। दीपक से कुछ बात हो पाती इससे पहले ही सारा खेल ख़त्म हो गया, पर इससे पहले ही मुझे कुछ आभास हो गया था। उसने एक दो संकेत तुम्हारे लिए ऐसे किए कि मैं सन्न रह गया। कोई भी शरीफ आदमी अपनी वाग्दत्ता बहू के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, भले ही वह अमेरिका से लौटा हो। मामी जी लेकिन आज तक नहीं जानती कि उसका मन एकाएक बदल क्यों गया था। वह अब मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। निधि, तुम सोचती हो मामी जी तुम्हें दीपक के बच्चे के कारण प्यार करती हैं। यह गलत है। दीपक अगर जीवित होता, यह बच्चा भी अगर बीच में ना होता, तब भी वह तुम्हारे लिए कुछ करती। इसे उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य मान लिया था, और तब भी शायद बलि का बकरा वह आपको ही बनाती। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा। वह कुछ नहीं बोले, चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे। जानते हैं, जिस दिन यह पत्र हाथ में आया था, छत से छलांग लगाने का मन हो आया था, पर आपका ख्याल करके रह गई। पहले ही आपने बहुत अन्याय सहा है। अपनी मृत्यु से आपकी परेशानियों में इजाफा करने की इच्छा नहीं हुई। एकाएक उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। थैंक यू निधि, आई एम सो ग्रेटफुल। वचन दो भविष्य में भी ऐसा पागलपन नहीं करोगी। उनका स्वर कांप रहा था, पर हाथों की पकड़ इतनी सख्त थी कि उनके भीतर छिपा फौलादी पुरुष पल भर को मुझे सहमा गया। शैल, यह बंटी आया है। अम्मा जी को देखकर हम दोनों चौंक पड़े। इस तरह धड़धड़ाती हुई वह कभी कमरे में नहीं आई थी। अक्सर नीचे से ही आवाज़ दे लेती थी। ज़रूर कोई ख़ास काम याद आ गया होगा। आज शाम की गाड़ी से ये मुरादाबाद जा रहे थे। रमा की विदाई करानी थी। जब से मुहूर्त निकला है 10 बार सामान की लिस्ट बना चुकी हैं। कहीं फिर कुछ शहर से मंगाना होगा, तभी तो बंटी मेरे चचेरे देवर को साथ लेकर आई हैं। कहो बंटी उस्ताद, इन्होंने आफ्टर शेव लोशन की सुगंध बिखेरते हुए पूछा। इसे ज़रा मुरादाबाद का पता ठिकाना समझा दे, गाड़ियों का टाइम टेबल भी बतला दे। पहली बार जा रहा है ना? यह कहाँ जा रहा है? मुरादाबाद। लड़की को लाना नहीं है? मैं जा तो रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पता नहीं किस संकोच से अम्मा जी कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बहू की तबीयत कुछ ढीली सी लग रही है। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इनका सूटकेस जमा रही थी। मैंने चौंक कर सिर उठाया। ये मुझे ही घूर रहे थे। उनकी आंखों में अभियोग था, रोष था। अब मैं इन्हें कैसे समझाती कि मैंने अम्मा जी से कुछ भी नहीं कहा है। उनकी अनुभवी नज़रों ने अपने आप ही सब भांप लिया है। अच्छा ही हुआ जो अम्मा जी ने इन्हें रोक लिया। शाम होते न होते ही मेरी हालत बिगड़ने लगी। गांव में किसी के यहाँ बारात में 2 जीपें आई थी। मान मनव्वल करके ये जीप ले आए। भगवान को 10-10 बार मत्था टेक कर हम लोग रवाना हुए। मैं तो जानती थी कि पूरा समय हो चला है, पर अम्मा जी सतमासे की आशंका से बहुत घबरा रही थी। बार बार कह रही थी, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो भौजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। एक तो मैं दर्द से बेहाल हो रही थी, उधर अम्मा जी का यूँ बिसूरना सुन सुनकर कोफ तो आई। मैंने खींच कर कहा, अम्मा जी, बहू आपकी है, मरे या जिए, किसी दूसरे को उससे क्या मतलब। तब कहीं जाकर उनका यह रिरियाना बंद हुआ। शहर की बत्तियां जब दिखाई दी तब लग रहा था जैसे जीप में बैठे बरसों बीत गए हों। इन्होंने मामा जी के बंगले के पास पल भर को गाड़ी रुकवाई और कहा, अम्मा तुम और उमा यहाँ उतर जाओ और दिलीप को लेकर नर्सिंग होम पहुँचो, मैं चलता हूँ। उन लोगों के उतरते ही ये पीछे मेरे पास आकर बैठ गए। निधि, गाड़ी स्टार्ट होते ही इन्होंने भीगे कंठ से पुकारा, जी। कहते ही दर्द की एक लहर उठी और मेरी संपूर्ण चेतना को चीरती चली गई। पल भर को जैसे सारी दुनिया ही अंधेरे में डूब गई।
होश में आने पर देखा मेरा पसीने से भीगा सिर इनकी गोद में है और वह उसे सहला रहे हैं। अस्पताल कब आएगा? मैंने क्षीण स्वर में पूछा। बस आ ही गया समझो। और थोड़ी ही देर में हम नर्सिंग होम में थे। वह चिरपरिचित इमारत मुझे धुंधली सी लग रही थी। सारा संसार ही अधर में तैरता सा लग रहा था। इन्होंने सहारा देकर मुझे धीरे से उतारा और बहुत आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में ले आए। खबर लगते ही 2 सिस्टर्स दौड़ी चली आई और उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। वह मेरे पीछे पीछे सारा कॉरिडोर पार करके आ पहुँचे। फिर एक कमरे के सामने रुककर सिस्टर ने जब शहद घुली आवाज़ में कहा, बस अब इसके आगे नहीं, तो सहम कर वह पीछे हट गए। दरवाज़ा बंद होने से पहले मैंने उन्हें देखा। उनका चेहरा भीड़ में खोए बच्चे की तरह सहमा सहमा सा था। एक बार कुशल हाथों में पहुंच जाने के बाद मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए था, पर वहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि घबराहट कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। पिछले 2 बार के चेकअप में डॉक्टर ने हल्का सा संकेत दिया था कि बच्चे की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है। घबराने की कोई बात नहीं थी, पर उन्होंने उठने बैठने और लेटने के तरीके के संबंध में कई निर्देश दिए थे। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए, भारी चीज़ उठाने के लिए, कुछ खास चीज़ें खाने के लिए मना किया था। खासकर घी से परहेज बताया था। पर आने वाले के प्रति मैं ऐसे विद्वेष से भर उठी थी कि मैंने हर काम वही किया जिसके लिए मुझे मना कर दिया गया था। एक अजीब सी जिद मुझ पर सवार थी और मैं निरंतर उस अजन्मे शिशु की मृत्यु की कामना कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक बार वह मेरी गोद में आ गया तो ज़बरदस्ती मेरी ममता छीन लेगा। यहाँ आने के बाद अब अपना वह जुनून 100 गुना होकर मुझे डराने लगा था, क्योंकि मेरा हंस कर स्वागत करने वाली सिस्टर अब गंभीर लग रही थी। हमेशा चहकने वाली डॉक्टर मित्रा भी बदहवास सी थी। वह 2-4 बार बाहर आकर किसी को फ़ोन भी कर चुकी थी। फिर धीरे धीरे मेरी टेबल के पास अजीब से मानवीय आकार इकट्ठा होने लगे। सिर पर चपटी टोपियाँ और चेहरे ढके हुए, लगा जैसे यमदूत हैं ये। वह तेज रोशनी, वे चमकते औजार, वे अजनबी चेहरे। मुझे लगा जैसे डर से ही मेरा दम निकल जाएगा। भाभी, डरना नहीं, मैं हूँ यहाँ। मैंने चौंक कर देखा। हाँ, यह दिलीप थे। उन आँखों में आज प्रतिहिंसा का भाव नहीं था। फिर भी मैं पहचान गई कि वह दिलीप थे। भाभी, उन्होंने मुझे भाभी कहा था। पहली बार इस नाम से पुकारा था। इस बात की खुशी इतनी अधिक थी कि उसमें मेरी सारी लाज शर्म डूब गई। भैया जी, मेरा ऑपरेशन होगा? हाँ, बस छोटा सा, आपको पता नहीं चलेगा। मुझे बेहोश करेंगे? हाँ, बस थोड़ी सी देर को। आप घबराना नहीं। अरे वह नहीं घबराती है, शी इज़ अ ब्रेव लेडी। यह आवाज़ डॉक्टर मित्रा की थी। आप उनके मियाँ को देखते, डिक्लेरेशन लिखते हुए क्या बुरी तरह काँप रहे थे। भैया जी? हाँ भाभी। क्या ये बहुत नर्वस हो रहे हैं? अरे बस कुछ ना पूछिए, उन्हें समझाने में तो इतनी देर लग गई। भाभी, नाउ बी ब्रेव। और वह मेरे कानों के पास झुक आए। याद रखिए, आपको वापस आना है। दादा आपकी राह देखेंगे। ही विल बी वेटिंग फॉर यू। यू विल हैव टू कम बैक। नाउ प्लीज़ डॉक्टर, किसी ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। सॉरी, दिलीप ने कहा और पीछे हट गए। कमरे में पल भर को नीरवता छा गई। लगा जैसे सब लोग सांस रोककर मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानते बाहर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे वापस आना ही होगा। आई शैल कम बैक। आई शैल हैव टू कम बैक। दोस्तों, आशा करती हूँ मालती जोशी जी का ये लघु उपन्यास आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।